अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, मैं ठीक हूँ। तो मिस निम्रा, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। आज आप लेट हो गई हैं, तो सारे आपका वेट कर रहे थे। आई एम सो सॉरी। बस मैं थोड़ा-सा लेट हो गई। आप लोगों का भाई बहुत ज़्यादा थैंक्स, आपने इतना वेट किया। मेरा नाम निम्रा है और मैंने पीपीएससी 2020 का टेस्ट दिया था और अब मेरी एलोकेशन हुई है नारोवाल कॉलेज में और रिसेंटली मैंने जॉइन किया है तो और मेरा निम्रा, सब्जेक्ट आप ज्योग्राफी है। एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा-सा बता दें स्टूडेंट्स को कि जी, आपने। जी। मैंने बीएससी ऑनर्स किया था ज्योग्राफी में जीसी यूनिवर्सिटी से ही और फिर मैंने एमफिल भी वहीं से किया था। 2020 में मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ था और उसके बाद मैंने ये पीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। जी, ठीक है। तो निम्रा, जो आपका सिलेबस था जी। जियोग्राफी का, लेक्चर ज्योग्राफी का, उसमें कितने परसेंट जीके था और कितने परसेंट ज्योग्राफी का था? और आपने इसकी तैयारी के लिए जो था वो क्या तरीकाकार इख्तियार किया था? आपने किस तरह तैयारी की थी? पीपीएससी का आपको पता है 80% सब्जेक्ट होता है, 20% जनरल नॉलेज होता है। ज्योग्राफी ऑल दो खुद ही एक जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपको बहुत ज़्यादा डेट्स को करना पड़ता है और बेसिकली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि बस सब्जेक्ट को कर लो, जनरल नॉलेज को छोड़ दो। ये बहुत गलत है। देखें, अब सब्जेक्ट में तो हर किसी की कमांड होती है, हर कोई नंबर ले सकता है। यहाँ मेरिट पॉइंट से भी बनता है, तो आपको जनरल नॉलेज वाला पोर्शन स्किप नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा जनरल नॉलेज जो पोर्शन था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसमें मेरा स्कोर ज्यादा था, जिसकी वजह से मतलब मेरा मेरिट बन गया, क्योंकि मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट भी थी और उनके कुछ पॉइंट, मतलब देखिए ना, अब एक बंदा एक सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट है तो वो क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, क्योंकि उसने भी इसी तरह समझा होगा कि बस ज्योग्राफी में मेरी कमांड है, तो जनरल नॉलेज का कोई बात नहीं, 20 नंबर है, खैर है, तो कुछ पॉइंट से उसका इसलिए रह गया। तो आप इस सब मतलब पीपीएससी वन पेपर में आप ये नहीं कर सकते कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, मेरी इस चीज पर कमांड है। आपको उधर बैठ के हर चीज पे कमांड होनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल नॉलेज पार्ट को बहुत फॉर ग्रांटेड करते हैं। मतलब वो समझते हैं इसकी क्या, मेरा सब्जेक्ट है, मेरा केमिस्ट्री है, मेरा बायोलॉजी है, तो मेरा तो हो जाएगा, 80 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। इस तरह मतलब ये गलत डायलेमा होता है, आपको हर चीज को देखना पड़ता है। अच्छा, मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ स्टूडेंट्स को, कि जो इन्होंने बताया ना 80% सब्जेक्ट का, 20% जीके का, वो प्रोफेशनल सीट का होता है, जो मैं आपको आगे बता रहा था। क्योंकि इनकी जो एडवर्टाइजमेंट थी लेक्चर ज्योग्राफी की, उसमें मेंशन था कि सिर्फ ज्योग्राफी वाला अप्लाई कर सकता है। तो जब एडवर्टाइजमेंट में मेंशन हो कि ज्योग्राफी वाला अप्लाई कर सकता है, तो वो प्रोफेशनल सीट है और उसमें 80-20 का होगा, ठीक है? वो जनरल सीट नहीं होगी। यानी उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं चीज क्लियर करता चलूं कि जो ज्योग्राफी के लोग थे उस लेक्चर ज्योग्राफी में अप्लाई नहीं कर सकते थे। अच्छा निम्रा, आपने जो ज्योग्राफी की तैयारी की है, रिटर्न की जो तैयारी की, उसका कितनी देर में आपने तैयारी की? एडवर्टाइजमेंट के कितनी देर बाद टेस्ट आया? और आपने कैसे तैयारी की थी? ठीक है। तो मतलब क्या प्रेशर था आपके ऊपर जब एडवर्टाइजमेंट आ गई और आपको नहीं था पता कि कितनी देर में टेस्ट होगा? तो आपने किस तरह चीजों को कवर किया था टेस्ट तक? देखिए, आता तो सबको हर चीज है, लेकिन आपको एक वो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जैसे अब मैंने एमफिल किया हुआ था, मुझे लगता था मुझे सब आता है, लेकिन मैं उसको एक सीक्वेंस में नहीं कर सकती थी। फिर मैंने ये गूगल आईसीएम का एडवर्टीजमेंट देखा, मैंने इस बैच को ज्वाइन किया। इससे ये था कि मेरा डे टू डे टॉपिक हो जाता था, मतलब हर चीज सिस्टमाइज थी, मुझे पता था मेरा सिलेबस कवर होगा। इससे प्रेशर बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप देखिए हम घर में होते हैं, हम कहते हैं अच्छा मैं कल कर लूंगा, मेरी तो बड़ी कमांड है। तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरत है। जैसे मेरे पास ये था, मुझे इन्होंने पूरी गाइडलाइन दी थी कि हम इस डे में ये करेंगे, ये टॉपिक करेंगे, तो वो बहुत सीक्वेंस से बहुत इजीली सिलेबस हो गया था, मतलब इतना प्रेशर फिर नहीं रहा था। मतलब पेपर से पहले ही मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई थी, मतलब मैंने इतना नहीं वो दिया था, क्योंकि मेरी सारी तैयारी थी, एक प्लेटफॉर्म था, सारा सिलेबस करवा लिया था। अच्छा, थोड़ा सा अपना रिटर्न का एक्सपीरियंस बताइएगा कि एग्जाम के अंदर जब आप एंटर हुई, आपका ये पहला एग्जाम थी या दूसरा था? तो अगर आपका पहला एग्जाम था तो इसको आपने किस तरह वो प्रेशर को फेस किया, और किस तरह, मतलब एक बंदा जिसने पहली दफा एग्जाम देना है, ठीक है, जी। तो वो उसके माइंड में क्या होता है, ताकि जो जिन लोगों ने पहली दफा पीपीएससी का एग्जाम देना है अपनी लाइफ में, तो उनका, उनके साथ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आपने कोई एग्जाम में गलती की थी तो कोई और ना करे तो उसको भी बता दीजिएगा।
एग्जाम में प्रेशर तो होता है, लेकिन आप ये सोचें कि ये मेरा चांस है, ये मुझे मिला है और ये लास्ट है। मतलब वो कहते हैं ना, डू और डाई करें। आप पीछे ना देखें कि वो टेस्ट आएगा मैं कर नहीं सकता। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे जी पीपीएससी नहीं, आपका नहीं होना, इधर तो बड़े बड़े रह जाते हैं। किसी की नहीं सुननी आपने। आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है और आपने जाना है। रिलैक्स होके आपने अपने पेपर को पढ़ना है। आप मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स ये होती हैं कि आप अपने पेपर को देखें कि आपको आता कितना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का सीन होता है। जितना आता है पहले उसको करें और रिलैक्स रहें। इसमें इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। जैसे मेरा फर्स्ट टेस्ट था, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये कहाँ से हो सकता है, आपका तो फर्स्ट है, लोग तो 6 6 अटेम्प्ट्स में नहीं होते। तो आपने बिल्कुल अपने माइंड को ना बिल्कुल रिलैक्स कर लें, जैसे कुछ है ही नहीं। और आपने उधर बैठ के ना जितना भी आपको टाइम वो दे रहे हैं उसमें अपना द बेस्ट देना है। उसमें आपने अपना सीक्वेंस करना है। जैसे आपको लगता है कि आपका जनरल नॉलेज बेस्ट है, तो आप अपना जनरल नॉलेज पहले स्टार्ट करें। उसमें इस्लामिया भी होगा, मैथ भी होगा, कंप्यूटर साइंस भी होगा। इस तरह आपका माइंड जरा रिलैक्स हो जाएगा कि ठीक है, मेरी इस पे कमांड है, मैं ये चीज कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, 100 की 100 एमसीक्यूज कर आते हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो वो फिर क्वालिफाई नहीं करते। एंड पे कहते हैं हमने तो जी पूरा पेपर किया था, बहुत अच्छा किया था। तो आप ये गलती ना करें कि 100 के 100 कर आए। कुछ लोग बिल्कुल ही टू द पॉइंट करके आते हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला था कि मैंने उतना किया है कि मैं पास हो जाऊं। अब आपको तो नहीं ना पता वो एमसीक्यू गलत हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो आप मार्जिन भी रखें। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी ना लाके आए खुद में, और अपने आप को डिग्रेड भी नहीं करना। आप जैसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं और उन्हीं में से ही निकलते हैं। तो आप बस अपना कोर्स सीक्वेंस रखें कि ये चीज हमने करनी है और उसको जाके द बेस्ट कराएं। अच्छा निम्रा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर कितने पैसे देने पड़ते हैं पीपीएससी को रिटर्न क्लियर करने के लिए और कितने की सीट खरीदनी पड़ती है। तो आपने भी कोई इस तरह पैसे शैसे दे के टेस्ट क्लियर किया या मेहनत से किया था, या पीपीएससी मैं वाकई मेरिट के ऊपर भी लोगों को रखती है? जरा ये मैं कंफ्यूजन दूर हाँ कीजिएगा। जी, हाँ जी, मैंने भी यही सुना था कि जी पीपीएससी लेता है पैसे। अपना माइंड बना लो, 4 लाख दोगे तो सीट मिल जाएगी। मुझे भी लगता था कि वाकई मेरा तो नहीं होना भाई, सिफारिश है, मैं कहाँ से मतलब पैसे दूंगी या ये करूंगी। तो ट्रस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरिट पे सब कुछ हुआ है, टेस्ट ही है, क्लियर हुआ है, इंटरव्यू की कॉल आई है, फिर सब ने कहा जी इंटरव्यू तो पूरी सिफारिश है। इंटरव्यू में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो पक्की सीटें बिकी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इंटरव्यू दी है, अच्छा हुआ था, एलोकेशन हुई है और मैं एज अ लेक्चरर उधर पढ़ा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई पैसा क्यों देना है आपने? आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है? आपने मेहनत की है तो आपको वो सीटें मिलेगी। अच्छा तो निम्रा, रिजल्ट आने के कितनी देर बाद इंटरव्यू जो है वो आपका हुआ था? और जी। इंटरव्यू के अंदर कितने लोग होते हैं पैनल के अंदर, ठीक है? और कितने लोग थे इंटरव्यू के पैनल के अंदर, और किस किस डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि जो 3 4 लोग वहां पे बैठे होते हैं तो उनमें पीपीएससी वाला जो मेंबर होता है वो क्या पूछता है, जो डिपार्टमेंट से होता है वो क्या पूछता है, और जो रेलिवेंट सब्जेक्ट का होता है वो क्या पूछता है? मेरे पैनल में टोटल 3 लोग बैठे हुए थे। एक थी साइकोलॉजिस्ट, जो देखना चाहती थी कि आप कितना नर्व्स पे कंट्रोल कर सकते हो। एक पीपीएससी के थे सर, और एक होते हैं जी ज्योग्राफी, जैसे मेरा सब्जेक्ट था उसके थे टीचर। अब वो जो साइकोलॉजिस्ट होती है ना, वो तो देखती है कि आप प्रेशर को फेस कर सकते हो कि नहीं। मतलब उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए कि वो देखना चाहती थी कि मैं प्रेशर को डील कर सकती हूँ कि नहीं, मैं मेरे में इतनी काबिलियत है कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ कि नहीं। उनका ये होता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना, वैसे तो वो इस तरह हो जाता है कि मतलब प्रेशर नहीं हम फेस कर। मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चंस इस तरह किए थे कि मैंने उनको बोला कि ठीक है, मुझे टाइम दे, मुझे सोचने दें। मतलब उसमें ये नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं आपने टू द पॉइंट देना होता है, आपने फौरन देना नहीं, वो इस तरह कोई नहीं करते। वो देखते हैं कि आप में कितनी विल पावर है कि आप हमें आंसर देना चाह रहे हो। जो पीपीएससी के आपके होते हैं ना, आप जब कह रहे हो जनरल नॉलेज 20% है, जो पीपीएससी का बैठाया होता है ना उन्होंने, उसने मुझसे थोरली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए। मतलब कोई हाफ एन आवर का मेरा इंटरव्यू था, जिसमें से कोई 10 to 15 मिनट्स उस मतलब उन सर ने मुझसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए कि मतलब ये चीज किधर है, ये कंट्री, जैसे आपको हम कहते हैं मैप को पढ़ो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को जानो। तो उन्होंने मुझसे इस तरह के क्वेश्चंस किए। डायलेमा मलाका का जो था वो उसने मुझसे पूछा।
मतलब उन्होंने करंट अफेयर्स के बारे में पूछा। मतलब अगर आप ये कहते हो ना कि टेस्ट में ज़्यादा उसकी रेशियो होती है, तो इंटरव्यू में वो आपका निम्रा जनरल आप, नॉलेज देखते हैं। अच्छा जी, आवाज़ आ तो रही है? जी अब आवाज आ रही है आपकी, तो थोड़ा सा दोबारा जो है वो बता दीजिएगा, दोबारा इसे रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा वॉइस का इशू है, मैसेजेस आए हैं लोगों के। अच्छा, अच्छा। वो ये है कि इंटरव्यू में ये होता है कि वो जनरल नॉलेज का बहुत ज़्यादा पोर्शन पूछते हैं, क्योंकि आप एक लेक्चरर बनने जा रहे हो या आप पीपीएससी की कोई भी जॉब कर रहे हो, तो आपको वो करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि 80% सब्जेक्ट था, इंटरव्यू पे कमांड होनी चाहिए आपकी करंट अफेयर्स पे भी। तो जनरल नॉलेज का पोर्शन आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर मुझे जनरल नॉलेज ना आता होता, तो शायद मैं इस वक़्त ना कर पा रही होती। उन्होंने मुझसे अच्छा, सब्जेक्ट पर लेने तो ज्योग्राफी का पूछा था, लेकिन जो पीपीएससी वाले थे उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस किए थे। तो हमें थोड़े से क्वेश्चंस का भी बता दें कि पीपीएससी वालों ने क्या क्वेश्चंस किए थे, और जो सब्जेक्ट वाले थे उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए, और जो साइकोलॉजिस्ट थी या थे उन्होंने क्या क्वेश्चन किए। ठीक है जी, सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट जो थी वो एक फीमेल थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एक ट्रिप लेके जा रहे हो, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो और उधर मतलब स्टूडेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करोगे? मतलब इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करोगे? मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मेरे लिए। मतलब हम जैसे तैयारी करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ जाओ, ये कर लो, मतलब वो मेरा सेंसेस को देखना चाह रहे थे कि मैं कितना काबू करती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि सबसे पहले तो मैं मतलब रियलाइज़ करूँगी कि एक चीज़ हो गई है। उसके बाद मैं देखूँगी कि स्टूडेंट्स किस ऐज के हैं। उस लिहाज से हम उनको मेडिकेशन करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आंसर है कि आपने सोच के रिलैक्स होके जवाब दिया है। मतलब उसने मुझे इस बात पे एप्रिशिएट किया कि ये नहीं उसने कहा कि मुझे 2 मिनट में आंसर दे दो। फिर उन्होंने मुझसे रिसर्च के क्वेश्चंस किए कि रिसर्च में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थिंग्स क्या होती हैं, बीइंग अ रिसर्चर। तो मैंने बोला कि डाटा कब प्रोवाइड नहीं करते या इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। फिर जो पीपीएससी के टीचर थे उन्होंने स्टार्ट किया। अब उनका ट्रिक देखें, उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि कायदे-आज़म कब पैदा हुए थे? मतलब उनकी बर्थ पूछी। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझे बोला कि डायलेमा ऑफ मलाका बताएँ। मतलब एक बिल्कुल कायदे-आज़म के बारे में पूछ के डायरेक्ट वो मुझे करंट अफ़ेयर पे ले गए। तो यूँ सीक्वेंस में वो काउंटर क्वेश्चन्स कर रहे थे, वो देखना चाह रहे थे कि मैं सिचुएशन को किस तरह हैंडल करती हूँ। अब स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती और वो एंड में कह देते हैं उन्होंने 6 लाख माँगे, 4 लाख माँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको देखते हैं कि आप में कितनी विल पावर है, आप किस तरह रिस्पॉन्स करते हो क्वेश्चन्स को। तो ये ये होता है कि आप हर तरह की तैयारी रखें, आपको जो सेशन दिया जा रहा है, उसमें हर चीज़। और मुझे बहुत से क्वेश्चन्स ऐसे थे जो मैंने इधर लेक्चर्स में लिए थे और मुझे अगर टेस्ट में वो नहीं भी आए थे, तो मुझे इंटरव्यू में बहुत हेल्प आउट हो गए थे। जिस तरह उन्होंने मुझसे कैपिटल पूछ लिया था एक कंट्री का, तो वो मतलब इसका गूगल आईसीएम का एक मुझे एक बहुत अच्छा ये चीज़ लगती है कि इसमें इमेजेस साथ होते हैं और आपके ब्रेन को फ़ौरन क्लिक कर देती है वो चीज़। माइंड में रहती है। तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। वो चीज़ें मेरे माइंड में सुबह जब जैसे मैं इंटरव्यू के वक़्त गई थी, तो मैंने वो इमेजेस डाउनलोड थे मेरे मोबाइल में, उनको मैंने एक दफ़ा करके देख लिया था, तो वो मेरे माइंड में चीज़ें थी। इंस्टेड कि मैं पूरी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ती, मैंने उन इमेजेस को देखा और मैंने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर अगर कोई और क्वेश्चंस आपको याद हों, और जो जी। आपको गूगल लाइसियम ने बताया था इंटरव्यू के हवाले से कि आप ये चीजें कर लें, तो उनमें से कितना आया था। तो उसमें से बहुत चीज़ें आई थी, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाए थे। बल्कि आपने एक अलग से क्लास हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ करवाई थी, जब आप हमें पाकिस्तान का इलेक्शंस का और ये कॉन्स्टिट्यूशन का, मुझे याद है बिल्कुल एंड पे आपने करवाया था। सेशन खत्म होने के बाद भी कर्टसी में आपने कहा था कि मैं आपको ये टॉपिक करवा देता हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब हमारा सेशन कंप्लीट था और ये कर्टसी क्लासेस थी जो आपने हमें दी थी। तो उसमें से उसने बहुत ज़्यादा पोर्शन मुझसे पूछा था, कॉन्स्टिट्यूशन का उसने मुझसे पूछा, इसके अलावा उसने मुझसे इलेक्शन कमीशन का पूछा। तो ये मतलब हर चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही थी मुझे। मतलब वो क्लासेस, मतलब जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ठीक है सेशन कंप्लीट हो गया, हमने क्या करना है लेके। और आपने मुझे वेबसाइट भी मतलब स्टूडेंट्स को बताई थी कि इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन डाटा भी देख सकते हैं। तो वो मतलब मेरी लक समझ लें कि मैंने उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, मैंने उस चीज़ को देखा और मेरे उधर काम आ गई। मतलब
एक एक पॉइंट उतना इम्पोर्टेंट होता है, 0.5 की भी बहुत वर्थ होती है। अब मेरे अपने कॉलेज में उधर की ही एक टीचर थी जो पॉइंट से रह गई और उनकी जगह मेरी अपॉइंटमेंट हो गई। तो अगर मैं ये समझती कि नहीं जी 1 नंबर की तो कोई चीज़ नहीं, मैं इसको छोड़ दूँ, तो ये आपका लूप होल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस उसने मुझसे पूछे। इसके अलावा उसने मुझसे पूछा नोबेल प्राइज़, हमने नोबेल प्राइज़ इसमें पढ़ते हैं कि पाकिस्तान में कितने हैं? अल्फा करीम का उसने मुझसे पूछा, सिग्निफिकेंस पूछी, उसने मुझे बोला कि उनको क्यों नहीं नोबेल प्राइज़ मिला था ना? तो मैंने बोला कि उनकी डेथ हो गई थी जिसकी वज़ह से उनको हम नोबेल प्राइज़ नहीं दे सके। मतलब वो इस तरह आपसे पूछते हैं कि आप में पैट्रियोटिज़्म भी है कि नहीं? मतलब हम जैसे बीइंग अ पाकिस्तानी हम हर चीज़ को ब्लेम करते हैं ना, तो वो कहते हैं इतना ही ब्लेम करना है तो फिर आप इस सिस्टम का हिस्सा ही क्यों बनना चाहते हैं? तो मतलब अपने ज़हन से ये चीज़ें निकाल दें कि आप पैसे दोगे तो ये होगा, ये होगा। आप अपनी मेहनत करो, जो आपको यहाँ ये टीचर पढ़ा रहे हैं ना, आप इसको अपने गोल्डन टाइम समझो। ये हर चीज़ आपको पकी-पकाई खीर मिल रही है। और मतलब मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने भी सुना था अकेडमीज़ में पैसे दो, कुछ नहीं होता, ये वो, लेकिन बस मेरी गुड लक समझ लें कि मैंने इस सेशन को जॉइन किया और मैंने मतलब मेरे पास टाइम बहुत कम था क्योंकि लेक्चरर की मेरा एमफिल खत्म हुआ तो साथ ही पोस्ट आ गई थी। और जितना प्रेशर था, सुना था कि सब कुछ रिश्वत है, पैसे दोगे तो होगा। तो मतलब एक स्टूडेंट हो जाता है कि क्या भई अब इतना पढ़ा भी है, ये तो मतलब मैंने ये देखा और इधर से मैंने ना क्लासेस मिस नहीं की। स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एक लेक्चर ले लो, रिकॉर्डिंग ले लेंगे, हम भई आप हमें स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दो। मैं आपको मशवरा दूँगी कितने टाइम का लेक्चर होता है, 1 आवर मैक्सिमम। आप डेडिकेशन से वो टाइम दे दो, तो आपको गारंटी है कि आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन आप टाइम दें, ये नहीं कि आप 2 लेक्चर लेके 2 मिस कर दें और एट द एंड आप कहते हैं जी हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अपना एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैंने कोई लेक्चर मिस नहीं किया था। मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको सुनूँ, उ उस उन इमेजेस को फिर रिवाइज़ भी करूँ। मतलब जो चीज़ें मैं लेती थी उनको मैं रिवाइज़ करती थी। ये नहीं कि लेक्चर सुन के छोड़ दो। मैंने उनको इंटरव्यू तक सुना। इंटरव्यू मतलब मेरा रिज़ल्ट कोई 4 मंथ्स बाद आया था और इंटरव्यू भी होने के मतलब काफ़ी देर बाद हुआ था। तो मैं उन चीज़ों को देखती रहती थी, अपना वर्ड मैप रिवाइज़ करती रहती थी। मतलब मैं हर चीज़ से इन टच थी। ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया था, चलो रिटर्न हो गया है, कोई बात नहीं अब इंटरव्यू होगा। आप इन टच रहें हर चीज़ के साथ। और मतलब ये लोग तो इतने अच्छे हैं, आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन भी दे देते हैं। मतलब मैं देखती हूँ उस पे आया होता है कि फ्री डेमो क्लास है आप ले लो, आपको ये वाली क्लास है आप ले लो, आप यहाँ से ले लो। मतलब ये नहीं है इन अकेडमी वालों का कि बस पैसे दिए सेशन कंप्लीट जाओ यहाँ से। तो आप लोग इसको अपॉर्च्युनिटी समझो और इसको अवेल करो। अच्छा निम्रा, जो आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें जो मोड ऑफ लैंग्वेज था, वो इंग्लिश था, उर्दू था या पंजाबी था? इंग्लिश और उर्दू दोनों बाइलिंगुअल। तो थोड़ा-सा हमें ये गाइड कर दें कि अगर इंटरव्यू वाला जो इंटरव्यूअर है वो क्वेश्चन पूछता है आपसे इंग्लिश में, जी, जी। तो उसका आंसर आपने इंग्लिश में दिया या उर्दू में दिया? अगर उसने उर्दू में पूछा तो आपने किस लैंग्वेज में आंसर दिया? आंसर मैंने इस तरह दिया कि जैसे आप स्टार्ट तो इंग्लिश से करो, लेकिन आप बाद में उर्दू पे चले जाओ। आपने अपना कंफर्ट देखना है ना। अब ये तो नहीं ना कि इंग्लिश में मुझसे बात ही नहीं हो रही और मैं अपना वो इमेज भी खराब करूँ कि मुझे आंसर ही नहीं आता। तो आप वो खुद भी कह देते हैं कि आप जिसमें ईज़ी फील कर रहे हो, मतलब उन्होंने ये मुझे खुद बात की कि बेटा आप रिलैक्स होके जवाब दें। उन्होंने मुझे नहीं बोला इंग्लिश में दो पूरा। आप बायलिंगुअल हो जाओ। मतलब आप जिस तरह आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ मेनी नोबेल प्राइज़ आर देयर इन पाकिस्तान, तो आप थोड़ा-सा बोल के आप उर्दू पे चले जाओ। मतलब मेरा इंट्रोडक्शन भी जब उन्होंने किया था तो मैंने इंग्लिश में करके मैं खुद ही बायलिंगुअल हो गई थी। क्योंकि मैंने अपना कम्फर्ट देखना था। हम मतलब हमारी लैंग्वेज उर्दू है तो इट्स ओके आप बोले उर्दू। इससे कुछ नहीं होता, इसका कोई मार्क्स नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है कि आपने उर्दू में क्यों बोल दिया। फुल उर्दू में बोलते हैं आप। जैसे कुछ लोग शेर भी सुन लेते हैं टीचर्स, मतलब उधर बैठ के, तो आप पंजाबी में शेर के आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लग जाओगे। तो ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आप जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में बोलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा बस एक और आपको चीज़ आंसर आना चाहिए। कि एक क्वेश्चन आया है कि जी, जी। पीपीएससी के लिए एमफिल ज़रूरी है? नहीं, पीपीएससी के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो थी 16 इयर्स एजुकेशन। यकीन करें उन्होंने इंटरव्यू में मेरी एमफिल की डिग्री को पकड़ा भी नहीं।
मतलब मैं डिग्री लेके गई थी और जहाँ हमने डॉक्यूमेंट्स करवाए थे तो उन्होंने कहा था एमफिल रिक्वायर्ड नहीं है, ये आप ले जाओ वापस। और इंटरव्यू में उन्होंने मुझे पूछा कि बीएस करके आपने गैप लिया है? तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने एमफिल किया हुआ है। मतलब इसका कोई प्लस पॉइंट नहीं है। कोई मतलब मेरी क्लासमेट ने बीएस ऑनर्स किया था और उसकी भी एज अ लेक्चरर अपॉइंटमेंट हुई है। तो एमफिल कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है क्योंकि वो डिमांड ही नहीं कर रहा। अच्छा, एक और चीज वो ये थी कि आप थोड़ा सा बता दें पूरे जी का पूरा जी। प्रोसेस कि आपने रिटर्न में अप्लाई किया, सॉरी आपने एडवर्टाइजमेंट में आई, एडवर्टाइजमेंट आई, आपने अप्लाई किया, उसके बाद आपने रिटर्न दिया, जी फिर इंटरव्यू जी। हुआ, उसके बाद फिर एजुकेशन मार्क्स का थोड़ा सा बता दें कि कौन कौन सी आपकी जो मैट्रिक, इंटर और जो बैचलर्स थी वो आपकी काउंट की, उन्होंने 16 एजुकेशन काउंट की। तो वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें कितने कितने परसेंट ये चीजें काउंट हुई रिटर्न के मार्क्स, और कितने परसेंट आपके इंटरव्यू के मार्क्स, और कितने परसेंट आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट हुए, ये भी स्टूडेंट्स को थोड़ा बता दें। अच्छा, एकेडमिक का भी यहाँ पे फर्क पड़ता है। सबसे बेस्ट होता है आपने मैट्रिक और इंटर में कितना स्कोर लिया है। फिर बीएस होता है, मैंने आपको बताया मेरी क्लासमेट गोल्ड मेडलिस्ट थी पर उसने क्वालिफाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी इंटरव्यू में वर्थ इतनी नहीं थी। मेरा इंटरव्यू में स्कोर बहुत अच्छा था और एकेडमिक में भी बहुत अच्छा था। इस तरह ये होता है आपका बैलेंस हो जाता है। अब आप ये कहो कि जी मेरा एकेडमिक करियर इतना अच्छा नहीं है, मैंने मैट्रिक इंटर में इतना अच्छा नहीं लिया था, तो आपके पास एक एज होता है कि आप रिटर्न और इंटरव्यू में बूस्ट अप कर जाओ। मेरा इंटरव्यू में स्कोर बहुत ही अच्छा था। 68 आई थिंक मेरे मार्क्स से उसमें इंटरव्यू में जब हम गए थे तो वो मेरा बहुत मतलब उससे मुझे एज मिल गया। तो ये नहीं होता एक चीज। अब आप मैं कहूँ नहीं जी मेरे रिटर्न में कम है, रिटर्न का तो आपको पता ही नहीं ना चलता। आपको पता चलता है आप पास हो तो आप पास हो। इंटरव्यू के बाद आपको रिटर्न का बताते हैं कि आपके कितने मार्क्स है। जब आप पास हो गए हैं तो आप अपना द बेस्ट दे दें अपने इंटरव्यू को। हर चीज को देख के जाएं और प्रेशर नहीं लेना। तो एकेडमिक के भी मार्क्स काउंट होते हैं, उसकी भी रेशो बनती है। पर ज्यादा वर्थ आपके इंटरव्यू की होती है। उसमें आपको जरा करना पड़ता है। क्योंकि देखे ना मेरा जो अप्लाई किया था वो आई थिंक 1000+ स्टूडेंट्स ने किया था। और इंटरव्यू के लिए जब हम आगे गए थे तो हम 101 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से उन्होंने 19 स्टूडेंट्स को रखना था। अब 101 में से 19 स्टूडेंट्स को उन्होंने यही देखा ना कि इंटरव्यू में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। या उन क्योंकि देखिए ना टेस्ट जिन्होंने क्लियर किया है पॉइंट पॉइंट रेशियो सही था ना सारा। तो इंटरव्यू का बहुत इफेक्ट होता है। मैं आपको कहूंगी कि आप उस पर मेहनत करें। अच्छा, निमरा, एक क्वेश्चन आया है, इकरा नज़ीर पूछ रही हैं कि सर मैम से क्वेश्चन आया कि उन्होंने कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी गूगल लाइव सिम के अलावा पीपीएससी के लिए, यानी आपने लेक्चर ज्योग्राफी के लिए गूगल लाइव सिम के अलावा और कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी, काइंडली नहीं, वो भी बता दें। यकीन करें मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया। मैंने आपको बताया मेरे पास इतना कम टाइम था कि मेरा एमएस कंप्लीट हुआ। आपको पता है कोविड था तो अभी मुझे डिग्री भी नहीं मिली थी, तो ये पीपीएससी की एडवर्टीजमेंट आ गई थी। और मेरे पास कोई टाइम नहीं था। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था। यकीन करें मैं वो स्टूडेंट थी जिसको ये भी नहीं पता था कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पीपीएससी। बिल्कुल ब्लैंक। अब एक बंदा जो ब्लैंक है वो कौन सी एकेडमी में जाएगा? आपको पता है हर एकेडमी तो कई, और कोविड की वजह से एकेडमीज तो ऑफ थी। तो मुझे इनका एडवर्टीजमेंट मिला तो मैंने बस ज्वाइन कर लिया। आप समझ लें मेरी गुड लक थी कि मैंने सिर्फ इन्हीं को ज्वाइन किया और इनके लेक्चर्स को द बेस्ट दिया। मतलब मैंने आपको पहले भी ये बात कही है कि मैंने पढ़ के सर से लेक्चर लेके मैं उसको रिपीट करती थी। फिर मैं उस चीज को गूगल पे भी चेक करती थी कि और मुझे इस बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब आप अपने आप में ना वो हैबिट डेवलप करें, आप शौक से पढ़ें। आप इसे ये ना प्रेशर ना लें कि मैंने नौकरी ही लेनी है। आप समझे मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ। मतलब मैंने अपने इंटरव्यू में भी उनको यही कहा था कि मैंने नॉलेज गेन करने के लिए हर चीज मतलब पढ़ी है। मतलब वर्ल्ड के बारे में या कंट्रीज के बारे में मुझे इतनी इंफॉर्मेशन थी हर चीज के बारे में। वो कहते हैं ना नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब मेरा वो हिसाब था। हर कंट्री जैसा मुझे फिंगर टिप्स पे थी। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। मेरा दिल करता था मैं ये चीज भी पढूं, ये चीज भी पढूं। तो मैंने सिर्फ ये गूगल आईसीएम ज्वाइन की थी, इसके अलावा कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। आप चाहे जाके चेक कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब आप अपने आप को ना डी ट्रैक ना करें।
केमिस्ट्री के लिए ये अकेडमी रख लो, जनरल नॉलेज के लिए गूगल आईसीएम रख लो, मैथ के लिए ये रख लो, आप किसी भी चीज के काबिल नहीं रहते। क्योंकि जब आप पूरा दिन पढ़ोगे ना, सुनोगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आप खुद कब टाइम दोगे? और आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं ना करोगे, यकीन करो आपको कोई चीज फायदा नहीं देगी। एक चीज रखो, उस डायमेंशन पे चलो और फिर खुद मेहनत करो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है महाजबीन का कि सर मैम से पूछें कि जीके इधर से क्लियर हुआ है तो बाकी कैसे कवर हुआ था। तो महाजबीन सिर्फ जीके नहीं था मैंने पढ़ाया, मैंने ज्योग्राफी भी कंप्लीट पढ़ाई थी। तो निम्रा अगर अपना ज्योग्राफी का एक्सपीरियंस शेयर करें, जो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई थी और वो जो ज्योग्राफी थी वो आपके पेपर में कितने काम आई। हाँ जी, आपको मैंने पहले ही बताया कि ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट जो जनरल नॉलेज में ही आ जाता है। तो इनके जो फर्स्ट लेक्चर्स थे ना, वो ज्योग्राफी पे ही थे। सन के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, आपकी जो टिल्ट रेडिएशन, आप अगर जनरल साइंस की बुक भी खोलें तो उसमें आप देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में ही बहुत डाटा, हैजर्ड्स के बारे में, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस। तो ये चीजें आप पढ़ते हो, आप जनरल नॉलेज में क्यों नहीं पढ़ते हो ये सब? आप पाकिस्तान के ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ते हो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो। तो इनके पहले लेक्चर्स मुझे शायद इसलिए भी फैसिनेट किए थे कि मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा ही सब्जेक्ट है सारा। तो इन्होंने फर्स्ट लेक्चर्स ही सारे ज्योग्राफी के दिए थे, और मुझे लगता है बहुत बाद हमने बाकी चीजें स्टार्ट की थी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और कीज के बारे में। और आप यकीन करें, इन्होंने हमें कीज पढ़ाई थी, और 2 एमसीक्यू जो मुझे कंप्यूटर साइंस गए थे वो दोनों की पे ही आए थे, कि इन कीज के बारे में हमें बता दें। तो पेपर पता है बेटा क्या होता है? यही आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमने इतना खुद पे प्रेशर लिया होता है कि हमें उधर बैठ के ना सही चीज को भी गलत कर देते हैं। चीज वही आती है। अब देखे ना, पीपीएससी ने आपको जो सिलेबस दिया है उसी नहीं आना है। और ये जो सर आपको एक दे रहे हैं, जो लिस्ट देते हैं कि हम ये टॉपिक्स करेंगे, तो वही टॉपिक्स होते हैं। अब देखिए ना, माउंटेन है, केटू है, गूगल आईसीएम ने भी आपको केटू की वही हाइट बतानी है, और वर्ड टाइम से भी आपको केटू की वही हाइट बतानी है, गूगल ने भी वही बतानी है। अब आप उसको बदल तो नहीं ना सकते। तो आप ना यकीन, अब जब आप इंसान को यकीन आ जाता है ना कि हाँ ये ठीक पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपका आधा माइंड हो जाता है ना, वो क्लियर हो जाता है। तो इन्होंने बहुत ज्यादा ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाया था। स्टार्ट में हमने ज्योग्राफी से ही स्टार्ट किया था। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन आया जी कि बुक्स का, जी कि जी। बुक्स कौन कौन सी पढ़ी थी। तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जस्ट लेक्चर्स नहीं होते यहाँ पे, डिफरेंट बुक से मटेरियल भी शेयर किया जाता है जो गूगल लाइसेंस का सेशन होता है। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी की बुक्स थी एक्स्ट्रा, तो हर बंदे को अपने सब्जेक्ट की कोई ना कोई सब्जेक्ट की बुक पता होती है जो उसने डिग्री में पढ़ी होती है। यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, जो भी आप डिग्री करते हैं, एग्रीकल्चर, तो आपको अपनी फील्ड की आपके टीचर साथ साथ बेसिक बुक्स बताते रहते हैं। तो निम्रा आप काइंडली बता दें कि जो बेसिक बुक्स थी ज्योग्राफी की, उनको आपने मतलब आपके टीचर्स ने कौन सी बताई थी डिग्री में, जिनको बाद में भी आपने कंसल्ट किया, क्योंकि आपको आपकी यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने ही डिग्री के दौरान बताई थी तो आपको पता चली ना, इसी तरह बाकी स्टूडेंट्स का। तो काइंडली बता दें जो ज्योग्राफी के लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो वो भी उन बुक्स को कंसल्ट कर लें कि ज्योग्राफी के लिए जो बेसिक बुक्स आपने आपके टीचर्स ने आपको बताई तो वो कौन सी थी। ज्योग्राफी में मैंने पढ़ी थी डिबलिच की और स्टॉलर की। पीपीएससी का बहुत शोर था जी, सुरेंद्र से पेपर आता है, सुरेंद्र पढ़ लो। और यकीन करें, वो बुक शॉर्ट हो गई थी मार्केट में। मतलब लोग क्या करते हैं, चीज के पीछे पड़ जाते हैं, और यकीन करें पेपर उसमें से बना ही नहीं था, एग्जामिनर ही चेंज हो गया था। और मैंने वो बुक नहीं ली थी। मैंने ये किया था कि मैंने कोर्स में जो पढ़ा है, मैं उसी बुक को कंसल्ट किया था। मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं किया। मैंने बोला कि ठीक है, मेरी बेस इस चीज पे बनी हुई है, मैं इसी चीज को कंसल्ट करूंगी। मैंने स्टॉलर की बुक को पढ़ा, मैंने डीबलिच को पढ़ा, और इसके अलावा मैंने आपको बताया ना, सर से पढ़ के मैं गूगल पे भी उस टॉपिक को दोबारा करती थी। मतलब मैं खुद से उसको क्लैरिफाई करती थी, उसके नोट्स बनाती थी, जो ये बुक्स मुझे रिकमेंड करते थे मैं उन चीजों को भी कोशिश करती थी लिंक्स को देखूं। तो आपने जो सिलेबस पढ़ लिया ना, आप उसी पे रहें, लोगों पे ना जाएं। मैंने आपको बताया ना, वो बुक शॉर्ट हो गई थी, यहाँ से अंदाजा लगा लें। तो ये नहीं अच्छा कि जी, किताबें खरीदी जाए, हम बार बना लें, पढ़ा जाए ना, फ्रस्ट्रेशन अलहदा हो। एक क्वेश्चन आया जी कि जी। आपने जीके के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी थी।
देखो बच्चों, जीके के लिए ना कोई भी बुक अच्छी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मेरे पास इस टाइम कमरे के अंदर ना कुछ 30+ बुक्स पड़ी हैं। उन सब में गलती हैं, उन सब में मिस्टेक्स हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी जब लेक्चर के अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल शेयर करता हूँ बुक्स का, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि इसमें गलती हैं। और इतने बड़े बड़े नाम हैं किताबों के कि उनमें इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाता है यार कि इस बंदे की किताब में भी गलती हैं। यानी उनकी इतनी इतनी बड़े नाम है, इतनी इतनी उनकी फीस है, ठीक है, उनकी अपनी भी वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी किताबों में इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि बच्चे खुद परेशान हो जाते हैं। तो जीके की जो किताबें हैं ना, वो गलतियों से भरी हुई हैं। बच्चे गलतियों वाली किताबें पढ़ के चले जाते हैं कि हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, गलतियों वाली किताबें पढ़ के चले गए और उधर जाके गलत आंसर पे लगा दिया। जब तक आपको पता नहीं ना होगा एक सही डायरेक्शन का, कि किस डायरेक्शन के अंदर आपने अपनी तैयारी को लेकर जाना है, तो आपका वो जीके का कवर नहीं होगा अकेला बुक से। ठीक है, आप टकरे मार सकते हैं। जो पीपीएससी का नया पैटर्न है उसके तहत तो आपकी टकरें बजेंगी, क्योंकि इम्तियाज शाही से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते जितनी पहले रेशो में आते थे। यानी इम्तियाज शाहिद की जो किताब है वो पास पेपर्स हैं। तो पीपीएससी ने अपना डाटा बैंक चेंज किया है। पहले इम्तियाज शाहिद की किताब में से 50+ एमसीक्यूज आते थे, 50-60। अब उन्होंने डाटा बैंक चेंज किया है। अब जो है ना, मुश्किल से कोई 10-15 आते होंगे वहां से। ठीक है, अब अकेले पास पेपर्स करने से टेस्ट क्लियर नहीं होता। अब डाटा न्यू आ गया है, करंट अफेयर्स की जो है वो परसेंटेज बढ़ गई है। पहले करंट अफेयर्स के से 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे रिटर्न के अंदर, अब करंट अफेयर्स के 10+ आते हैं। तो पीपीएससी ने कोविड के अंदर अपना डाटा बैंक सारा चेंज कर लिया। आप सिर्फ अकेली बुक्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अभी हसन वसीम, तो हसन वसीम मेरे स्टूडेंट हैं जी, अभी बैच नंबर 9 के। तो हसन वसीम जरा आप बोल के बताइएगा कि आपने जो अभी टेस्ट दिया था तो उसमें कितने आए थे पास पेपर्स में से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था असिस्टेंट असिस्टेंट हेड क्लर्क का BS16 के लिए। तो सर उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हुए थे। एक हाना लेक थी, तो उसका भी वो उन्होंने क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था कि KPK में है, पंजाब में है या सिंध में है। तो लास्ट उसका ऑप्शन नन ऑफ दीज था। तो उसका बेसिकली नन ऑफ दीज ही बनता था क्योंकि बलूचिस्तान में क्वेटा बनता है, तो वो क्वेटा में थी। तो इसके अलावा सर सिर्फ 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए हुए थे। फॉर एग्जांपल ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई थी। इसके अलावा एक उर्दू का जो क्वेश्चन था वो रिपीट था। बस ये सर 3-4 क्वेश्चन रिपीट थे, इसके अलावा कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं था। मैथ उन्होंने बहुत मुश्किल की हुई थी, इंग्लिश बहुत मुश्किल की हुई थी, और बाकी तो पूरा जनरल नॉलेज वो जो अब आप पढ़ा रहे हैं ये सारा यही था। क्योंकि मैं सर वो पेपर दोबारा दोबारा देख रहा हूँ, आपके लेक्चर से उनको कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो मैं आज भी पेपर वही देख रहा था, तो मैं कह रहा था कि काश मैंने ये पहले सेशन ज्वाइन किया होता तो मैंने सुकून से ये पेपर कवर अप कर लेना था, क्योंकि सब कुछ वही था PPSC में जो आपने अब तक हमें पढ़ाया है। थैंक यू सर। थैंक यू हसन वसीम। तो निमरा जरा बताइएगा कि सीजीपीए कितनी मैटर की आपकी सिलेक्शन में, यानी कितनी सीजीपीए मैटर करती है पीपीएससी में। मैं इसी जीपीए को इतना खास मैटर नहीं करता, अगर आपका रिटर्न और इंटरव्यू अच्छा है तो। मैं कोई इतनी खास ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी। मेरा 3.10 था ये एमएस में, और बीएस में भी कुछ इतना ही था। तो मैंने आपको बताया ना, मेरे साथ गोल्ड मेडलिस्ट थी, 3.9 था उनका सीजीपीए। तो वो इतना मैटर नहीं करता, जो हो गया वो हो गया है। अब आप टेस्ट और इंटरव्यू पे फोकस करें, आप उनको नहीं चीजों को बदल सकते। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो बीएस थी जियोग्राफी में, वो जीसीयू लाहौर से थी या जीसीयू फैसलाबाद से थी, स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। और इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन है तो हैंड रेस करके पूछ सकता है। आप लोग हैंड रेस करें, जो लड़कियां जो भी पूछना चाहती हैं, क्योंकि लड़कियों के ज्यादा क्वेश्चंस हैं। तो जिसने भी, लड़के लड़कियां जिसने भी पूछना है वो हैंड रेस करें और क्वेश्चन पूछ लें। जी हसन वसीम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन ये है कि दिन में जो कितनी टाइम स्टडी को देना चाहिए, बस यही क्वेश्चन है। और किस लिहाज से, मतलब कैसे डाटा ऑर्गेनाइज करके कितना कितना टाइम किस किस चीज को देना चाहिए।
जी निमरा। टाइम मैनेजमेंट देखिए ना, आप पे डिपेंड करता है। पहले तो आप ये लें लेक्चर, 30 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 2 आवर का है। उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करें, और मैंने आपको पहले ही कहा है उसको सारे को रिवाइज करें। जो आपने पढ़ा है उस पे आपको कितना टाइम लग रहा है, आप पे डिपेंड करता है ना, आपकी कैपेसिटी पे। मैं जैसे एक चीज को 30 मिनट्स में कर सकती हूँ, हो सकता है आप उस चीज को 2 आवर्स में करते हो। तो आपने एक डेडलाइन बनानी है कि आपने उसको कंप्लीट करना है। तो डिपेंड करता है आपके टाइम पे। मतलब आप अपने आप को देखो ना, आप एक चीज को कितनी देर में कोप आउट कर रहे हो, 2 आवर्स लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। ये नहीं अच्छा जो एक कुछ मेरा लोग कहते हैं 24-24 घंटे पढ़ें तो पीपीएससी होगा, दिन रात एक कर दें, ये गलत है। जब तक आप रिलैक्स नहीं करोगे, अपने माइंड को टाइम नहीं दोगे, आप नहीं कुछ कर सकते। अच्छा एक मेरा क्वेश्चन है कि आपके लेक्चर के लिए बीएड कंपलसरी था? नहीं। ठीक है। जी अरफा ताहिर। अरफा ताहिर। अरफा ताहिर। अस्सलामुअलैकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एजुकेटर साइंस ग्रुप के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, और क्या 2 मंथ में कंप्लीट मैट्रिक प्लस इंटरमीडिएट की साइंस सब्जेक्ट की बुक्स कवर करवाना और फिर हमारे लिए 2 मंथ्स में रिवाइज करना पॉसिबल होगा? अच्छा अरफा मैं इसका आंसर देता हूँ। जो ये सेशन है ना गूगल लाइसियम का, इसके अंदर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, ठीक है, इसके जो लेक्चर्स हैं वो डिटेल में नहीं होंगे। ये सेशन जो है उसके अंदर आपको डिटेल से पाकिस्तान स्टडीज पढ़ाई जाएगी, डिटेल से इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई जाएगी, डिटेल से ज्योग्राफी, डिटेल से जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, और इसके अलावा इंग्लिश, डिटेल से इंग्लिश होगी जो आपके सीएस में भी काम आएगी, उर्दू डिटेल से, करंट अफेयर्स डिटेल से, फिर डिटेल से वर्ल्ड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप होगा। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें डिटेल से आपको करवाई जाएंगी जो जीके का पार्ट है। बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी के ऊपर एक एक गाइडेंस लेक्चर होगा, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स पहले क्लियर कर चुके हैं लेक्चर केमिस्ट्री फिजिक्स का, उनका मैं एक एक दो दो लेक्चर रखवाऊंगा कि किस तरह तैयारी की जा सके। ये गूगल लाइसेम के लिए पॉसिबल नहीं है कि 2 माह के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी पढ़ाई जाए, वो मुश्किल हो जाएगा। ये आपने खुद कवर करना है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि आपने कहाँ से करना है कवर, ठीक है। लेकिन इस सेशन के अंदर आपको प्रॉपर कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी जीके की, जो कि एजुकेटेड साइंस में 50% कवर करेगा और एजुकेटेड आर्ट्स में 100% कवर करेगा। और जितनी भी जनरल सीट्स होंगी, जिस तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की है या जिस तरह असिस्टेंट की सीट है, उसमें ये 100% कवर करेगा। जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, सीएसएस, पीएमएस, उन सब में आपके काम आएगा, उन सब के सिलेबस पे ये टच करेगा और कवर करेगा। ये हर साल जॉब्स नहीं आती, हर साल जॉब्स नहीं आती जी। लेक्चरर की जॉब जो है वो 2020 में आई थी, उससे पहले मेरे ख्याल से 2018 में आई थी लेक्चरर ज्योग्राफी की, और अब 2022 में आनी है, ठीक है, फरवरी 2022 में आनी है लेक्चरर की। तो अब मैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं बैच के हवाले से डिटेल से बताता चलूं आप लोगों को कि जो 21 सितंबर से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं पीपीएससी की जॉब्स के हवाले से, और जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी, बिल्कुल एक्साइज एंड टैक्सेशन में यही कंटेंट्स होंगे। मैं एजुकेटर वाली जॉब के कंटेंट्स और जो बाकी जॉब के कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से कंटेंट जो हैं वो हैं, ठीक है। एक में रुकिएगा। तो आप लोगों को ये तो क्लियर हुआ है कि पीपीएससी के अंदर 2 तरह के एग्जाम्स होते हैं, एक प्रोफेशनल सीट का होता है और एक जनरल सीट का होता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया ना सबको। पहले इसके ऊपर आए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे ना, देखो आप लोगों को अभी यही नहीं क्लियर कि पीपीएससी चीज क्या है। आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, मैं देख के परेशान था
कि आप लोग पूछ रहे हैं कि पीपीएससी के लिए जो है वो मींस कि आपको पीपीएससी सिर्फ एक टेस्ट का नाम लगता है। पीपीएससी एक टेस्ट का नाम नहीं है। पीपीएससी एक टेस्ट का नाम नहीं है। पीपीएससी एक डिपार्टमेंट का नाम है जो डिफरेंट टेस्ट को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, मैं पीपीएससी का वही क्लियर करने जा रहा हूं कि पीपीएससी एक महकमे का नाम है, एक डिपार्टमेंट का नाम है जिसने डिफरेंट टेस्ट लेने होते हैं। यानी देखो, पंजाब हुकूमत है, पंजाब हुकूमत ने बंदे भर्ती करने हैं सरकारी सीटों के ऊपर, गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर लोगों को, एम्प्लॉयज को हायर करना है, इंडक्ट करना है, रिक्रूट करना है। अब गवर्नमेंट ने जब अपने अपने लिए उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हायर करना, रिक्रूट करना है, तो वो फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को कहते हैं कि आप इतनी सीट्स के ऊपर बंदों को हायर करो। अब जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम पीपीएससी कहते हैं, पीपीएससी सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नाम है। पीपीएससी एक महकमे का नाम है, ये किसी टेस्ट का नाम नहीं है। पीपीएससी एक डिपार्टमेंट है जिसने टेस्ट लेना होता है डिफरेंट सीट्स के ऊपर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच निमरा, आपने टाइम दिया, तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह आपको फिर जो है वो जहमत देंगे, जब भी अगर आगे जब लेक्चर ज्योग्राफी का आएगा तो फिर आपको जो दोबारा जहमत देंगे। तो थैंक यू सो मच निमरा, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो पीपीएससी जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट पोस्ट देता है। हजारों पोस्ट पीपीएससी एडवर्टाइज करता है। ठीक है, हजारों पोस्ट, एक पोस्ट नहीं, हजारों पोस्ट पीपीएससी एडवर्टाइज करता है हर साल, एक पोस्ट नहीं करता। कि आप लोग कहेंगे जी एक टेस्ट का नाम है, ठीक है जी, बिल्कुल आप जितनी मर्जी पोस्ट के ऊपर अप्लाई करो, लेकिन वो कौन कौन सी पोस्ट होती है उन्हें समझो जरा पहले। अब पीपीएससी जो है ना, वो क्या करता है, वो तीन तरह से लोगों को हायर करता है। पीपीएससी के तीन तरीकाकार हैं लोगों को हायर करने के। यानी पीपीएससी जो लोगों को इंडक्ट करता है, हायर करता है, तीन तरीकों से करता है। पहला जो मेथड है पीपीएससी का वो है वन पेपर एग्जाम। कि पीपीएससी वन पेपर एग्जाम के जरिए लोगों को हायर करता है। जिस जॉब के अंदर थोड़ी अथॉरिटी होती है, पावर होती है, उस जॉब के अंदर पीपीएससी सिर्फ एक पेपर नहीं लेता, उसमें वो 2 से 4 पेपर लेता है। ठीक है, तो पीपीएससी 2 से 4 पेपर लेता है, इसे हम कहते हैं रिटन एग्जाम। जो सबसे ज्यादा अथॉरिटी वाली जॉब्स हैं, जिस तरह पीएमएस है, मतलब ब्यूरोक्रेसी की जो जॉब्स है उसके लिए पीएमएस रखा हुआ है पीपीएससी ने। ठीक है, तो ये तीन मेथड है पीपीएससी के लोगों को हायर करने के। अब जो आप लोगों के साथ जो लिंक्ड है ना, वो है वन पेपर एग्जाम, जो आप लोगों ने देना है। ठीक है, जो मेजोरिटी आप में से उन्होंने देना है वन पेपर एग्जाम। आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने तहसीलदार का देना होगा, जो तहसीलदार वाले हैं वो रिटन एग्जाम वाले हैं। अब रिटन एग्जाम के अंदर भी जीके है, पीएमएस के अंदर भी जीके है, वन पेपर के अंदर भी जीके है। जीके है ही है, जीके करना ही पड़ना है आपको। जीके के बगैर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। अच्छा, वन पेपर क्या होता है? देखो, वन पेपर जो पीपीएससी लेता है ना, जो पीपीएससी एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट पोस्ट के ऊपर डिफरेंट टेस्ट लेता है, तो वो वन पेपर दो तरह के लेता है। दो तरह के वन पेपर एग्जाम्स पीपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो वन पेपर जो एग्जाम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं जो पीपीएससी कंडक्ट करवाता है। एक एग्जाम होता है प्रोफेशनल सीट का, ठीक है, एक एग्जाम होता है जनरल सीट का। जो रिटन एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। जो रिटन एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव टाइप नहीं होता। तहसीलदार का जो एग्जाम है वो रिटन एग्जाम है। मेरे पास एडवर्टाइजमेंट पड़ी हुई है तहसीलदार की, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वो एमसीक्यूज बेस एग्जाम है। ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है, पीपीएससी ने मेंशन किया रिटन एग्जाम। तो पीपीएससी के मुताबिक, पीपीएससी की डिक्शनरी के मुताबिक, जब पीपीएससी किसी पोस्ट के 2 से 3 या 4 या 2 से ज्यादा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, उसे पीपीएससी अपने जुबान में कहता है रिटन एग्जाम। तो पीपीएससी इंग्लिश की जुबान में नहीं कहता, अपनी लैंग्वेज में पीपीएससी कहता है रिटन एग्जाम। जिस तरह पीपीएससी की लैंग्वेज में एक उनका पेपर है वन पेपर एग्जाम। ठीक है, वन पेपर एग्जाम का ये मतलब होता है पीपीएससी की जुबान में कि एक ही पेपर होगा, 100 एमसीक्यूज का, 100 मार्क्स का पेपर होगा। और जो इसको पास करेगा, यानी पास करने से मुराद है कि एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक सीट अगर पीपीएससी एडवर्टाइज करेगा तो उस एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, जो टॉप 5 होंगे उन्हें कॉल आएगी।
अगर 2 सीटें थी तो 2 सीटों पे जो टॉप 10 होंगे उन्हें कॉल आएगी। अगर 3 सीटें थी तो टॉप 15 को कॉल आएगी। अगर 100 सीटें थी तो टॉप 500 को कॉल आएगी पीपीएससी की तरफ से। तो पीपीएससी जो है वो 1 पेपर एग्जाम लेता है जी, 2 तरह के, एक होता है प्रोफेशनल सीट का और एक होता है जनरल सीट का। तो प्रोफेशनल सीट का और जनरल सीट का जो एग्जाम है वो पीपीएससी कंडक्ट करवाता है। अब प्रोफेशनल सीट कौन सी सीट होती है? यानी जो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखो कि उसके ऊपर लिखा हो कि ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये सिलेबस है, तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, आपको किस तरह पता चलेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है जी, बिल्कुल, मैं रिटन एग्जाम का बताया है। मैंने रिटन एग्जाम का बताया कि उसमें 2 से 3 पेपर्स होते हैं, ठीक है? वो मैं आपको समझाता हूँ, अभी रुकें। अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, प्रोफेशनल सीट, पाकिस्तानियों आपका मसला यही है कि आप लोग जो बात मैं कर रहा हूँ ना प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट की, उसको नहीं समझ रहे। आप लोग अभी फँस गए हैं 1 पेपर रिटन एग्जाम के ऊपर। मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ डिफरेंट, और आपको मैं फ़र्क बताता हूँ रिटन एग्जाम का 1 पेपर का, मैं डिफरेंस आपको एडवर्टाइजमेंट से बताता हूँ। आप उसको भूल जाओ। जो चीज मैं अभी आपको शो करवा रहा हूँ प्रोफेशनल सीट, उसके ऊपर आओ कि व्हाट इज अ प्रोफेशनल सीट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल सीट एंड जनरल सीट। आप इस चीज के ऊपर आओ कि प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट में फर्क क्या है। ठीक है, इस चीज के ऊपर आओ। तो प्रोफेशनल सीट कौन सी होती है? प्रोफेशनल सीट वो सीट होती है कि जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन्ड होता है कि हमें मास्टर्स बंदा चाहिए, बैचलर्स बंदा चाहिए फला स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। यानी मेंशन होगा मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री, मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स, मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश, मास्टर्स डिग्री इन उर्दू। जब उन्होंने डिग्री मेंशन कर दी है कि हमें फलां डिग्री वाला बंदा ही चाहिए, तो इट मीन्स कि उसके अंदर वो फलां डिग्री वाला बंदा ही अप्लाई कर सकता है, कोई और बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। उस सीट को हम कहेंगे प्रोफेशनल सीट। जब एक सीट के लिए उन्होंने एक डिग्री मेंशन कर दी है कि हमें यही डिग्री रिक्वायर्ड है, इसके अलावा कोई और बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। यानी आपने केमिस्ट्री की डिग्री की हुई है, सीट आ गई है लेक्चरर केमिस्ट्री की, तो उस लेक्चरर केमिस्ट्री की सीट में सिर्फ एक केमिस्ट्री वाला बंदा अप्लाई कर सकता है, फिजिक्स वाला बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। तो लेक्चरर केमिस्ट्री की जो सीट है वो एक केमिस्ट के लिए प्रोफेशनल सीट है। ठीक है, तो प्रोफेशनल सीट होगी उसके लिए। अब प्रोफेशनल सीट का फर्क पता चला कि प्रोफेशनल सीट में वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी डिग्री मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में। ये सबको क्लियर हुआ कि प्रोफेशनल सीट हम उसे कहते हैं कि जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डिग्री मेंशन होती है कि हमें इस सब्जेक्ट का बंदा चाहिए, हमें केमिस्ट चाहिए, हमें फिजिक्स से चाहिए, मैथमेटिक्स से चाहिए, एलएलबी चाहिए, एग्रीकल्चर का चाहिए। ठीक है, तो वो जो मेंशन होता है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट मेंशन होगा तो इट मींस वो प्रोफेशनल सीट है। ये सबको क्लियर है? प्रोफेशनल सीट का सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? काइंडली मुझे बता दें, फिर मैं आगे आपको जनरल सीट का बताऊं। तो आप लोग बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगा। तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग बताएंगे तो मैं आगे जाऊंगा। तो प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है? अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है। ठीक है, प्रोफेशनल सीट का सिलेबस क्या होता है, अब उसके ऊपर आ जाएं। देखो, जो प्रोफेशनल सीट होती है उसमें आपके सब्जेक्ट में से भी आता है और जीके में से भी आता है। कुछ प्रोफेशनल सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें 50% आता है सब्जेक्ट में से, और कुछ प्रोफेशनल सीट्स ऐसी होती है, यानी 50% अगर सब्जेक्ट में से आएगा तो इट मीन्स के 50% जीके में से आएगा। कुछ प्रोफेशनल सीट्स ऐसी होती हैं जिसमें 80% आता है सब्जेक्ट में से और 20% आता है जीके में से। ये डिपेंड करता है पीपीएससी के ऊपर कि उनका क्या इरादा है कि किस प्रोफेशनल सीट के ऊपर वो कितने परसेंट सब्जेक्ट में से मांग रहे हैं और कितने परसेंट जीके से मांग रहे हैं। तो ये पीपीएससी का मूड है, वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो पीपीएससी का डिपेंड करता है कि जो डिपार्टमेंट है, महकमा है पीपीएससी, कि वो किस पोस्ट के ऊपर क्या रिक्वायर्ड है। अगर वो 50% आपसे सब्जेक्ट का पूछ ले तो लाजमी तौर पे 50% जीके होगा। अगर 80% सब्जेक्ट का आ जाए तो 20% जीके होगा। एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन होता है, जब भी एक पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट आती है उसमें ये मेंशन होता है कितने परसेंट सब्जेक्ट का है और कितने परसेंट जीके का है। तो प्रोफेशनल सीट में आता है सिर्फ सब्जेक्ट, यानी केमिस्ट्री फिजिक्स की जो सीट आएगी स्पेसिफिकली उसमें जस्ट आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये 100 एमसीक्यूज का टेस्ट होगा। इस 100 एमसीक्यूज में से
अगर 80% सब्जेक्ट में से आना तो 80 एमसीक्यूज आने आपके सब्जेक्ट में से और 20 एमसीक्यूज आने जीके में से, ठीक है। ये सिलेबस क्लियर हुआ आप लोगों को? ये सिलेबस क्लियर हुआ? जी ठीक है। तो सिलेबस जो है वो आप सबको क्लियर हुआ। अब बात है जनरल सीट के ऊपर कि जनरल सीट क्या होती है। देखो केमिस्ट्री की जो सीट्स है ना वो कितनी को आती हैं साल में, या फिजिक्स की जो सीट्स हैं कितनी को आती हैं साल में? कोई इक्का दुक्का सीट्स आती हैं, ये आती ही नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनकी सीट सिर्फ टीचिंग में आती हैं, या कोई इक्का दुक्का किसी और डिपार्टमेंट में गलती से आ जाती है, ठीक है। इनकी सीट्स रेगुलरली नहीं आती। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी, अब ये लोग कहाँ पे जाएंगे? यानी इतने ज्यादा लोग हैं, केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले, जोलॉजी वाले, बॉटनी वाले, इतने ज्यादा लोग हैं, साइकोलॉजी वाले, मतलब हर यूनिवर्सिटी की डिग्रियां करवाती है। कौन सी पाकिस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ये बेसिक साइंसेस की डिग्रियां ना करवाती हो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो इतने ज्यादा लोग हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी वाले, ये लोग कहाँ पे जाएंगे? तो इसके लिए पीपीएससी ने तमाम डिग्रीज के लिए एक जनरल सीट भी रखी हुई है। यानी पीपीएससी की जो मेजोरिटी सीट्स आती हैं वो होती हैं जनरल सीट्स। जनरल सीट से क्या मुराद होता है कि इसके अंदर हर बंदा अप्लाई कर सकता है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिखा होता, इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली एक सब्जेक्ट का मेंशन नहीं किया होता। इसके अंदर हर बंदा अप्लाई कर सकता है। पीपीएससी जो है वो हर बंदे को अलाउ करती है कि हर बंदा इसमें अप्लाई कर सके। इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया होता। एवरीवन इज एलिजिबल इन जनरल सीट। ख्वा उसने केमिस्ट्री में डिग्री की है, उसने जो है फिजिक्स में किया है, ठीक है, वो जनरल सीट में अप्लाई कर सकता है। जो जनरल सीट है, ठीक है, वो कम नहीं होती। अभी एक्साइज एंड टैक्सेशन की जनरल सीट्स आनी है, वो 52 है। एक्साइज एंड टैक्सेशन की जनरल सीट्स आनी है 52, ठीक है। फिर जनरल सीट आनी है असिस्टेंट पुलिस में। अब जो असिस्टेंट पुलिस की सीट है वो ऑफिस की सीट है, वो कोई फील्ड की सीट नहीं है, यूनिफॉर्म की सीट नहीं है, घर के कपड़े पहन के जाना है और जो पुलिस का डिपार्टमेंट है उधर जाके बैठ जाना है, थाने भी नहीं जाना। तो पुलिस का जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि एक इंटीरियर मिनिस्ट्री है पूरी की पूरी, तो वहां पे जाके अपने ऑफिस में बैठ जाना है और जो फाइलों को देखते जाना है बस, ठीक है। तो ग्रेड 16 की जॉब है। तो वो जो असिस्टेंट की 73 सीटें आनी है, उसके अंदर भी जनरल सीट है, उसमें भी 100% जीके में से ही पेपर आना है। जो जनरल सीट का जो सिलेबस है वो 100% जीके है, आपके सब्जेक्ट में से कुछ भी नहीं आना। आपके सब्जेक्ट में से सिर्फ एक दो पोस्टों में ही आना है। यानी गलती से एजुकेटर की पोस्ट आ गई, गलती से लेक्चरर की पोस्ट आ गई, वो जो सालों के बाद जो लेक्चरर और एजुकेटर्स की पोस्ट आती है ना, उनके अंदर आपके सब्जेक्ट का आना है। जो सारा साल जनरल सीट्स चलती रहती हैं, उनमें आपका सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। आपके सब्जेक्ट का लेना देना सिर्फ एजुकेटर्स और लेक्चरर की सीट के साथ होता है, ठीक है। कोई टीचिंग की सीट आ गई है तो उसके अंदर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा बेसिक साइंस वालों का। अदरवाइज जनरल सीट के अंदर ही सारा साल आपने अप्लाई करना होता है। जो जनरल सीट्स आती हैं उन्हीं में ही आप अप्लाई करोगे, ठीक है। टीचिंग जो है ना, इतने भी पाकिस्तान में अब सारे लोगों ने पढ़ाने तो नहीं लग जाना। ये गवर्नमेंट ने अगर 1 लाख बंदा हायर करना है तो वो सारे का सारा 1 लाख बंदा टीचर तो नहीं भर्ती कर लेना कि इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी टीचर ही भर्ती कर लो, पोस्ट ऑफिस में भी टीचर ही भर्ती कर लो, ठीक है। इस तमाम के तमाम जो बंदे हैं वो डिफरेंट महकमों में डिफरेंट बंदे चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं जी कि इस सेशन में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। इस सेशन में आपको 100% कंप्लीट जीके की तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। जी बिल्कुल, जनरल सीट में से जीके आता है, ठीक है। जीके आता है और ये आता है, ये जनरल सीट का सिलेबस है, ये जीके का सिलेबस है। जहां पे वर्ड आएगा ना जीके, जहां पे आपसे पूछा जाएगा जीके क्या चीज है, तो जीके है ये चीज, ये सारा कुछ जीके है। ये जियोग्राफी जो निमरा आगे आपसे बात कर रही थी, उन्होंने इसी सेशन में ज्योग्राफी पढ़ी थी। पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, ठीक है। और इसके अलावा और भी बहुत से कंटेंट्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। आप एक टाइम के ऊपर बेशक 100 पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर दो, कोई लिमिट नहीं है। पीपीएससी में पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने की कोई लिमिट नहीं है। हर पोस्ट के अलहदा 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 3 चांसेस हैं। यानी असिस्टेंट पुलिस के 3 चांस अलहदा हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के 3 चांस अलहदा हैं, एजुकेटर साइंस के 3 चांस अलहदा हैं, लेक्चरर केमिस्ट्री के 3 चांस अलहदा हैं,
लेक्चर बायोलॉजी के 3 चांस अलहदा हैं, ठीक है। इसके अलावा असिस्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के 3 चांस अलहदा हैं, तहसीलदार के 3 चांस अलहदा हैं, सब इंस्पेक्टर के 3 चांस अलहदा हैं। हर पोस्ट के आपके पास 3-3 चांसेस अलहदा-अलहदा हैं। हर पोस्ट के आपके पास 3-3 चांसेस अलहदा-अलहदा हैं। और चांस कब काउंट होता है? आपका एक चांस तब काउंट होगा जब आपके रिटन एग्जाम में 40 से कम मार्क्स आएंगे। जब आपके 40 से कम नंबर आएंगे रिटन में, तब आपका चांस काउंट होगा। अगर आपके हर टेस्ट में 40 से या 40 आ जाए मिनिमम, तो आपका चांस भी काउंट नहीं होगा। तो पीपीएससी 1 पेपर एक हिसाब से अनलिमिटेड चांसेस होते हैं, बस मिनिमम आपने 40-40 मेंटेन रखना होता है हर टेस्ट में, कि हर टेस्ट में आपके 40-40 मेंटेन रहे। यानी बहुत भी बुरा टेस्ट हुआ है तो कम से कम 40 मार्क्स आने चाहिए आपके, ठीक है। तो पीपीएससी के अंदर चांस मैटर नहीं करते, ये एक हिसाब से अनलिमिटेड चीज होती है, इसमें चांसेस का नहीं होता। ये सारे के सारी चीजें आपको सीएसएस में भी आनी है, यही चीजें आपको सीएसएस में आनी है। इस सेशन से आपकी सीएसएस की बेस बन जाएगी। सीएसएस का आपका 1200 में से तकरीबन 150 मार्क्स का जो पेपर है, जो 150 मार्क्स का जो सिलेबस है, जो 200 मार्क्स का जो सिलेबस है, 150 से 200 के दरमियान, वो इस सेशन से आपका कंप्लीट होगा। कंपल्सरी का जो आपका 600 मार्क्स का सिलेबस है, उस 600 में से आपका 100 मार्क्स का सिलेबस इस सेशन से कंप्लीट होगा। कंपल्सरी, सीएसएस कंपल्सरी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पीएमएस जीके, जो पीएमएस का जीके का पेपर है 100 मार्क्स का, वो इस सेशन से कंप्लीट होगा। कंप्लीट तैयारी। पीएमएस का जो पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर है, वो इस सेशन से आपका तैयार होगा। पीएमएस की जो इंग्लिश है, एसए के अलावा जो बेसिक इंग्लिश है पीएमएस की, वो आपकी सेशन से तैयार होगी, ठीक है। इस सेशन के अंदर जो उर्दू के आपको चीजें दी जाएंगी, वो पीएमएस के 30 to 40% का पेपर कवर करेंगी। इस सेशन से आपके पीएमएस की भी चीजें कवर होंगी, सीएसएस की भी चीजें कवर होंगी। और इस सेशन से जो है वो आपके तमाम गवर्नमेंट के जितने भी टेस्ट होंगे उन सब की भी तैयारी होगी, ठीक है। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं हो सकता कि 2 माह के अंदर आपकी तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएं और आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी भी पढ़ाई जाए। इसीलिए जो फी है वो बहुत रीजनेबल रखी गई है कि हर बंदा इसे अफोर्ड कर सके, हर बंदा इसे कर सके। सेशन स्टार्ट होता है 21 सितंबर से। 21 सितंबर से सेशन स्टार्ट होगा। 2 माह मिनिमम ड्यूरेशन है, कम से कम 2 माह का ये सेशन होगा। क्लास टाइम 8:30 से 10 बजे तक है। 10 बजे रोजाना आपको टेस्ट का लिंक सेंड किया जाएगा। 10 बजे से 10:30 टेस्ट हुआ करेगा, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हुआ करेंगी। मंडे वाले दिन आपका वीकली टेस्ट हुआ करेगा। लाइव क्लासेस होंगी जूम ऐप के ऊपर। और जहां भी आपका या मेरी तरफ इंटरनेट का इशू हुआ, उधर ही मैं रुक जाया करूंगा। और वहां पे जब आपका इशू क्लियर होगा तब मैं आगे रिपीट करूंगा। और एक रेगुलर क्लास के अंदर इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो है वो साथ साथ चलें, ठीक है। फिर डेली, वीकली और फुल पेपर मॉक एग्जाम्स होंगे, गूगल फॉर्म से लिए जाएंगे। मॉक एग्जाम्स होंगे, 100 मार्क्स का टेस्ट होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में जाने से पहले एक दफा आपको पता चल जाए कि 100 एमसीक्यूज को आपने डील किस तरह करना है। यानी आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा जिसके अंदर आपने 100 एमसीक्यूज को पेपर को डील करना है, कि आपकी एक प्रैक्टिस होगी। पेपर से पहले आपको एक मॉक एग्जाम होगा। फिर डिफरेंट नोट्स और मटेरियल आपको डिफरेंट किताबों से प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी जीके की आपको किताबें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना को आप पढ़ सकते हैं उतना आपको डेली जीके का मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा। तो जीके का आपको मटेरियल अवेलेबल होगा जितना भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। कल जो है मैं एक डेमो क्लास रखूंगा जीके की, आप लोग कल लाजमी लीजिएगा। कल अभी मेरी 9 बजे क्लास है, मैं अभी आपको नहीं डेमो क्लास दे सकता। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर अपना नाम लिख के, डिग्री लिख के मैसेज कर दें। कल की जो डेमो क्लास है उसमें आपको पढ़ा के दिखाऊंगा। आप यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं गूगल लाइसियम का। ये नंबर नोट कर लें। कल जो है वो शाम को 7 बजे डेमो क्लास होगी, उसमें मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा के दिखाऊंगा। अगर तो आपको समझ आता हुआ तो आप ये सेशन ज्वाइन कर लेना, आपको फायदा होगा, ठीक है। और आप भी जो हैं वो एक सही डायरेक्शन के अंदर तैयारी कर सकते हैं और पीपीएससी टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं, बजाय कि आप इधर उधर टकरे मारे, ठीक है। निमरा के अलावा और भी स्टूडेंट्स थे बैच 1 के जिनके लेक्चरर के टेस्ट क्लियर हुए। निमरा ने तो जियोग्राफी जो थी सेशन में कर ली थी। और लोग जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के टेस्ट क्लियर किए, उनके साथ भी मैं सेशन रखूंगा।
कि उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स कहाँ से पढ़ी थी, खुद पढ़ी थी उन्होंने, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं थी पढ़ाई उन्हें, मैंने सिर्फ उन्हें गाइड किया था कि आप फिजिक्स का ये पढ़ लो। यानी मैंने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि फिजिक्स का यहाँ यहाँ से पेपर आता है और ये चीजें आप कर लो, और वहीं से ही पेपर आया था। यानी जो मैंने उन्हें बेसिक चीजें बताई थी कि ये चीजें आप कर लो फिजिक्स की, तो यहाँ से ही पेपर आएगा, और वहां से ही पेपर आया था। मैं उनके साथ भी एक सेशन रखूंगा, उन स्टूडेंट्स के साथ भी, कि वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनका लेक्चरर का, यानी हर सब्जेक्ट के जितने भी मेरे स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है, लेक्चरर्स का, पहले मैं लेक्चरर्स का करूंगा, फिर बाकी पोस्ट के ऊपर आऊंगा कि जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ है बाकी पोस्ट का, उनके ऊपर भी मैं आऊंगा। तो बारी बारी जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाएगा, क्योंकि आजकल मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। तो अभी देखिए मेरी 9 बजे क्लास है, अभी मैं आप लोगों को डेमो क्लास भी नहीं दे सका क्योंकि मेरी 9 बजे क्लास है। तो कल शाम 7 बजे जो है वो डेमो क्लास होगी, जिसके अंदर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा के दिखाऊंगा, और जो आज वाला लिंक है ना वही लिंक कल होगा। कल शाम 7 बजे क्लास है, यही लिंक है, सेम लिंक है, ठीक है, इसी लिंक के ऊपर क्लास होगी। ये सेम लिंक है, सेम मीटिंग कोड है, सेम मीटिंग आईडी है, ये इसको आप सेव रखिएगा। इसी लिंक, इसी मीटिंग आईडी के ऊपर क्लास होगी कल शाम 7 बजे। तो कल शाम 7 बजे डेमो क्लास होगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना नाम लिख के, अपनी डिग्री लिख के मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। 9 बजे की क्लास से फ्री होके मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब आप लोगों को हैंड रेज करें, अब आप लोग, ठीक है, आप लोग अपने हैंड रेज करें और मैं आपके नाम लेता हूँ और क्वेश्चन पूछें। जी जी, मौसफ जमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या इसमें जो है ना वो एनटीएस और पीटीएस के टेस्ट भी कवर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, एनटीएस के और एसपीएससी के टेस्ट का भी सिलेबस कवर होगा। देखो जो चीजें मैंने आपको पढ़ानी है ना, ये हर एक में आनी है, ठीक है। जी सर। नहीं, जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी वाला था ना वो रिपीट नहीं होगा। कल मैं आपको जो मैंने हिस्ट्री पढ़ानी थी लास्ट टाइम पे, वो मैंने पढ़ानी है, वो रहती थी। जी अनीजा, सही सर। अनीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि एक पोस्ट के लिए आपने कहा कि अगर 40 से अबव मार्क्स हो तो चांस काउंट नहीं होता, आप बार बार टेस्ट दे सकते हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। और अगर एक बंदे का एक उसने 2018 में टेस्ट दिया है प्रोफेशनल सीट के लिए, उसका टेस्ट क्लियर हो गया लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, और सेकंड उसने दोबारा दिया 20 में, फिर जी बिल्कुल। उसका टेस्ट ही क्लियर नहीं हुआ, तो अब उसके पास कितने चांस हैं? इंटरव्यू में मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। इंटरव्यू में मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। अगर इंटरव्यू में 50 मार्क्स आ जाए तो फिर चांस काउंट नहीं होता। नहीं, वो उसका तो पहले उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार जब उसने दिया तो उसका टेस्ट ही नहीं क्लियर हुआ। टेस्ट तो में कितने मार्क्स थे? अगर टेस्ट टेस्ट, में 40 से अबव मार्क्स होंगे तो चांस काउंट नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल नहीं होगा। मतलब कि अगर आपकी प्रोफेशनल सीट्स हो या जनरल सीट्स हो, अगर जितनी बार भी आप टेस्ट दें और 40 से अबव मार्क्स हैं तो चांस काउंट नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर टेस्ट में 50, इंटरव्यू में 50 से अबव मार्क्स हैं तो चांस काउंट नहीं होता। हाँ बिल्कुल, मिनिमम आपके 50 होने चाहिए। इंटरव्यू में मिनिमम आपके 50 होने चाहिए। इंटरव्यू में 49 आ गए तो आप फेल हैं, फिर चांस काउंट होगा। और रिटर्न के अंदर आपके मिनिमम 40 होने चाहिए। अगर 39 आ गए तो फिर चांस काउंट होगा। और सर इसमें मतलब टेस्ट में तो सीट्स में लिखी होती है कि एज लिमिट लिखी होती है ना? एज लिमिट दो तरह की होती है, एज रिलैक्सेशन दो तरह की होती है। एक स्पेसिफिकली होती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, और एक होती है जनरल एज रिलैक्सेशन। जो जनरल एज रिलैक्सेशन होती है वो तमाम लोगों के लिए होती है। अच्छा, जो प्रोफेशनल सीट और जनरल सीट है ना, उन सब में तीन तीन अलग-अलग चांस। देखो हर पोस्ट का अलग चांस है, ये मैटर नहीं करता कि जनरल सीट है प्रोफेशनल सीट है। हर पोस्ट के अलग-अलग 3 चांस है। ये इतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि अनलिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड है। जब आपके 40 से कम मार्क्स आने ही नहीं है तो वो चांस ही काउंट नहीं होना। अगर तो आप बहुत ही लाइक फाइक लेकिन हैं कि जिसने खाली लेकिन पेपर हमारी नहीं, एज तो बची जाएगी ना? आपको नहीं कह रहा अनीजा, आपको नहीं कह रहा मैं। ये एक मैसेज आया था, एक मैसेज आया था, उसका रिप्लाई कर रहा हूं मैं। जी अनीजा, आप बोलो।
मैं कह रही हूँ सर, लेकिन एज तो बढ़ती जाएगी ना, चांस सपोज हमारे पास ज्यादा हो, लाइक 40 से above मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन एज तो हमारी बढ़ जाएगी, एज से तो हम निकल आएंगे उस तो ये क्राइटेरिया से। सेशन क्यों है, ये सेशन क्यों है? ये सेशन इसीलिए है कि निम्रा ने 17 अगस्त 2020 को क्लासेस लेना स्टार्ट की थी। निम्रा ने 17 अगस्त 2020 को क्लासेस लेना स्टार्ट की थी। नवंबर में उसका टेस्ट हुआ था लेक्चरर का, ठीक है, और अभी उसने अगस्त में ज्वाइनिंग भी दे दी है। उसने सिर्फ एक पेपर दिया पीपीएससी का, एक पेपर दिया उसने पीपीएससी का, एक में अप्लाई किया था और माशाल्लाह उसका क्लियर हो के अब उसने जॉब भी ज्वाइन कर लिया। देखो ये बात है कि आप एक ही अगर पेपर दें और इंसानों की तरह तैयारी करें, ठीक है, जो पढ़ने का हक है वो अदा करें, तो आपका एक ही चांस के अंदर वो एक ही पेपर के अंदर एक ही में अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अप्लाई करके भूल जाना है और एक प्रॉपर टाइम नहीं देना, तो फिर तो वो जितने मर्जी आप साल लगा लें। जी अनीजा, क्लियर हुआ ये? जी सर, हो गया, थैंक यू। जी जी हाशिम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सामा भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा सामा भाई, आप ये क्लास ले लें 9 बजे वाली, उसके बाद थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करनी है, तो वो फिर मैं आपको फ्री होकर अभी बताइएगा आप। मैंने क्लास को आप लोगों में क्वेश्चंस की वजह से 9:30 टाइम कर दिया है, तो 9:30 अच्छा बजे है, तो आप लोग अभी क्वेश्चंस पूछ लें, क्योंकि मेरी वो क्लास रात के 12 बजे खत्म होती है। रात के 12 बजे वो खत्म होती है, मैं 3 घंटे उन्हें मुसलसल पढ़ाता हूँ। चलिए सही है। अच्छा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है सब इंस्पेक्टर के लिए पंजाब पुलिस में, तो अभी रिसेंटली प्लानर अपडेट हुआ है, तो सर्विस कोटा के पेपर 25 तारीख को आ गया। उसके बाद मेरा ख्याल है कि जल्दी दूसरा पेपर भी आने वाला है जो ओपन मेरिट वाला है। अच्छा उसमें जो बेसिकली है सिलेबस जो है वो 40% इंग्लिश है, 40% कंप्यूटर साइंस है और 20% जीके है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि मैं ज्यादा फोकस, मतलब तैयारी तो मैं सारी कर ही रहा हूँ 2-3 माह से, ज्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पे रखूं जो मुझे वो जिसे कहते हैं कि एक प्लस पॉइंट मिलेगा, जिससे एक compete करने में ज्यादा वो जिसे कहते हैं आसानी होगी। आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा गाइड तो कर दें। देखें इसके लिए ये है कि इंग्लिश की आपकी बेसिक्स अच्छी तरह क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 40 एमसीक्यूज आपको इंग्लिश से ही आने हैं। एंटीनम सिनोनिम्स आपको अच्छी तरह आने चाहिए, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह आपको अच्छी तरह आने चाहिए, क्योंकि 40% आपका इंग्लिश में आना है और यही चीजें आनी है। बाकी जी 40% जी जीके का आना आपको मिक्स, जो भी मैंने आपको ठीक है सब्जेक्ट्स दिखाए हैं इन सब सब्जेक्ट्स में से आना है मिक्स, ठीक है। जी और कंप्यूटर का आना है 20%। 20% कंप्यूटर में कुछ बेसिक्स के क्वेश्चंस होंगे और बाकी होंगे कीज के क्वेश्चंस होंगे और फिर सॉफ्टवेयर वगैरह से रेलिवेंट होंगे। तो आपने जो है वो तमाम पोर्शंस को अच्छी तरह करना है, किसी को भी मिस नहीं करना। ठीक है। कंप्यूटर बेसिकली 40% है, जीके सिर्फ 20% है, तो इसमें यह है कि कंप्यूटर की बेसिक भी जिसे कहते हैं फुल टाइम होनी चाहिए, बंदे की कवर अप होनी चाहिए, बेसिक की शॉर्टकट कीज और इसके अलावा आईटी लैंग्वेज, ये ईमेल सारा कुछ कवर होना चाहिए। इंग्लिश में जो है वो टेंसेस हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, वो दूसरे सिनोनिम्स करेक्शन, एंटोनिम्स हैं, करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन है, प्रेपोजिशन, जो एटलीस्ट सारी चीजें जो भी हैं उसमें। जी बिल्कुल। उसके बाद जो जीके वाला पोर्शन आएगा उसमें आप 20 नंबर में मोस्टली किस किस में ज्यादा आ सकता है? ये उर्दू में से आ सकता है, इंग्लिश में से, सॉरी इस्लामियत में से आ सकता है, जो जियोग्राफी में आ सकता 20 है। एमसीक्यूज का जीके होता है ना, उसमें से 2 सवाल आने हैं उर्दू से, 2 सवाल आने हैं ज्योग्राफी में से, 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं उसमें पाकिस्तान स्टडीज में से, कोई 2 से 3 करंट अफेयर्स में से, कोई एक आध जनरल साइंस में से आना है, एक स्पोर्ट्स में से आना है, वो एक एक दो दो आने हैं हर चीज से। सही है। मतलब उसमें भी ये है कि अगर प्लस पॉइंट आपने ज्यादा से ज्यादा compete करने की कोशिश करनी है, ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो जीके जो है बेसिक आपको करंट अफेयर्स हर चीज को ही देखना पड़ेगा इसमें। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सामा भाई, थैंक यू। जी ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आया मैसेज में महम का, कि कोई भी टेस्ट के लिए हमारे पास 3 चांस होंगे, अगर उसी टेस्ट में बार बार 40 मार्क्स रिटर्न में लेते जाएं तो हमारे पास स्टिल 3 चांसेस होंगे। जी बिल्कुल। अगर आप लेक्चरर केमिस्ट्री का या लेक्चरर फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हो
और आपके हर टेस्ट में बेशक आपका इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपके 40 में 40 या 40 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो जब आपने फॉर्म फिल करना है तो चांस अवेल्ड 0 रखना है, चांस अवेल्ड 0 रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चांस अवेल्ड आप लोगों ने 0 रखना है, क्योंकि आपका कोई भी चांस काउंट नहीं हुआ होगा। तो 40 मार्क्स लेने से कोई भी चांस काउंट नहीं होगा, आपके पास 3 के 3 चांस रहेंगे। लेकिन आप एक ही दफा अच्छे से तैयारी करो और उससे जो है वो आप कंपीट करो। जी फरीहा, आपका क्या क्वेश्चन था? रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच का टॉपिक रिपीट होगा? नहीं, रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच का टॉपिक रिपीट नहीं होगा। मैंने कल पाकिस्तान स्टडीज का टॉपिक करवाना है, कल मैंने पाकिस्तान स्टडीज का टॉपिक करवाना है। अच्छा जी, मलिक, जिनकी मलिक के नाम से ये आईडी है। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मैंने कुछ ऐसा पहले एजुकेटर्स का टेस्ट दिया था ना, तो वो क्लियर हो गया था और मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था, वो भी ओके हो गया था और मुझसे साइन भी करवाए थे कि कौन से स्कूल में आपने ज्वाइनिंग देनी है, लेकिन मुझे उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया जॉब का। उसका क्या इशू है, क्यों नहीं मुझे आया था ज्वाइनिंग लेटर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए? ये आपको पीपीएससी वाले गाइड कर सकते हैं, अब मुझे इस बारे में नहीं पता, सॉरी। ये आपको पीपीएससी वाले ही गाइड कर सकते हैं। सही है, सही हो गया, ठीक है, थैंक यू सर जी। जी ठीक है। रुमाना शाहीन, रुमाना शाहीन। अनीला महरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, रुमाना आप बात कर लें पहले। सर वो अभी मैम ने बताया था नेगेटिव मार्किंग का ना, तो एक तो मुझे ये थोड़ा बता दें कि किस तरीके से वो करते हैं, और दूसरा ये कि जैसे वो बता रही थी कि अगर आपको जो है वो जो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली आते हैं तो आप पहले उनको करें। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन हमसे जो है वो हमें क्लियर नहीं हो पा रहे या हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो अगर उनको स्किप कर दिया जाए या कुछ ऐसी, तो नेगेटिव मार्किंग में उसका क्या रोल है, जरा ये गाइड कर दें। मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग का ना आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा। जो टेस्ट आप देने जा रहे हैं उसकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर नेगेटिव मार्किंग का मेंशन होता है कि जो टेस्ट आपका लिया जा रहा है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज, 100 क्वेश्चंस थे, आपने इनमें से 80 अटेम्प्ट किए, 20 छोड़ दिए। 80 में से 60 आपके ठीक हैं और 20 आपके गलत हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के आपके नंबर बनते हैं 60 लेकिन आपके 20 गलत थे। अब 20 के मार्क्स डिडक्ट होंगे, कितने? पर क्वेश्चन 0.25। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करें 20 से, तो 0.25 को मल्टीप्लाई किया 20 से, तो आपके 5 नंबर इसमें से माइनस होंगे और आपके जो टोटल नंबर बनेंगे वो बनेंगे 55। तो इस तरह नंबर माइनस होते हैं। अगर आपने जो 20 छोड़े थे ना, जो आपको बिल्कुल नहीं थे आते, इसका 0 ही लगेगा, माइनस नहीं होगा। जो आपने लगा के गलत कर दिए हैं वो आपके ठीक में से भी माइनस करवा दिए उन्होंने। यानी जो आपके 60 नंबर बनते थे ना उसमें से भी माइनस हो गए हैं 5। ठीक है सर। सर आपकी क्या राय है कि किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं आते तो क्या ऐसा होना चाहिए, छोड़ना चाहिए या नहीं? आप क्या कहते हैं इस बारे आपने में? सेशन ज्वाइन किया है ना? जी जी। मैं आपको पेपर अटेम्प्ट का सेशन में बताऊंगा, ठीक है। सेशन में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि किस तरह करना है उसे, ठीक है। जी सर, तो थैंक सेशन यू सो तक का मच सर। वेट कर लें, कुछ दिन रह गए हैं। जी जी सर।
चलो ठीक है सर। जी आगे अनीला महरीन। सर मेरा सेम यही क्वेश्चन था, बट वो उन्होंने ऑलरेडी पूछ लिया तो मुझे आंसर मिल गया है। जी ठीक है, अदनान हमीद। अच्छा, किसी और का भी क्वेश्चन है तो बोल के पूछ सकता है। मरियम का क्वेश्चन है जी, मेरा मतलब है लेट्स सपोज अगर मैंने इंग्लिश में डिग्री की है और इंग्लिश के चांसेस खत्म हो जाते हैं जनरल सीट। देखो आपके इंग्लिश में लेक्चरर इंग्लिश में अगर चांसेस खत्म हो गए ना तो आपके बाकी पोस्ट के चांस खत्म नहीं हुए होंगे। आप लोग चांसेस को दिमाग से निकाल दो। मैं आपको कह रहा हूं कि ये अनलिमिटेड है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये अनलिमिटेड है चांसेस। इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? आप लोग जितनी मर्जी पोस्ट में अप्लाई करो, लेकिन तैयारी करो, अच्छी तरह तैयारी करो। आप लोग अच्छी तरह आप लोग तैयारी करो, जितनी मर्जी पोस्ट में अप्लाई करो। चांसेस की टेंशन क्यों ले रहे हो? हर पोस्ट के लिए 3 अलग चांस है। आप लोग सिर्फ चांस को देख रहे हो, हर पोस्ट के लिए 3 अलग चांस है। ठीक है, परेशान क्यों हो गए हो आप सारे? तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर वाला घबराना नहीं है, ये वैसे ही घबराना नहीं है, ठीक है। तो बाकी आपके जनरल सीट के, अब जनरल सीट के अंदर बहुत ज्यादा पोस्ट होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, रुकिए मैं आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। जी पीबीजी 2015 है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे ये पूछना था, एफपीएससी के थ्रू एग्जामिनर की पोस्ट के लिए सिलेबस उन्होंने बताया हुआ है हमें, तो उसके बारे में गाइडलाइंस थे मैंने आपको सेंड भी किया था। सिलेबस क्या बताया हुआ है? सर उसमें इंग्लिश ग्रामर का उन्होंने बताया हुआ है, और 20% और 20% डिग्री रिलेटेड और 20% जीके रिलेटेड। मैं आपको वो फिर से सेंड कर देती हूँ। जी आप कर दो दोबारा, मैं आपको वॉइस मैसेज में बता दूंगा। ठीक, थैंक यू सर। अब देखो, ये मैंने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन की है, एक एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन की है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब इस एडवर्टाइजमेंट में आप लोग देख रहे हो कि ये पोस्ट लिखी हुई है, ये सॉरी ये नंबर ऑफ सीट्स, पोस्ट और क्वालिफिकेशन, एज कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये चीजें मेंशन है। फॉर एग्जांपल जनरल सीट है एक एडवर्टाइजमेंट आई है। फॉर एग्जांपल एक जनरल सीट आई है ये, आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो फॉर एग्जांपल। और अगर इसी एडवर्टाइजमेंट में 3 जनरल सीट्स और हैं, आप इन तीनों में भी अप्लाई कर सकते हो। इसके 3 चांस अलग हैं, इसके 3 चांस अलग हैं, इसके 3 चांस अलग हैं, और जो ऊपर वाली थी उसके 3 चांस अलग हैं। समझ आई अब कि आपकी जितने भी पोस्ट हैं उन सब के 3 चांस अलग हैं आपके पास। आपके पास हर पोस्ट के 3 चांस अलग-अलग हैं, ठीक है। तो हर पोस्ट के 3 चांस अलग हैं। जी डिचकू, जो डिचकू नाम जिनका है, मुझे इनके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ में आप वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट की भी पॉइंट्स बताते हैं। देखिए जो वाइल्ड लाइफ का है ना, उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ लेकिन पढ़ाऊंगा नहीं। जोलॉजी का मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, ठीक है। उसके अलावा सर हम Okay, जनरल sir. सीट में किस चीज में अप्लाई कर सकते हैं, काइंडली गाइड कर दें। देखो डिचकू जितनी भी पोस्ट आएंगी ना जनरल सीट्स, उसमें आप अप्लाई कर सकती हो। यानी जोलॉजी की Okay. जो जोलॉजी पर्सन है ना, ठीक है, जी वो जी। हर जनरल सीट में अप्लाई कर सकता है, हर जनरल सीट में अप्लाई कर सकता है जोलॉजी वाला। फॉर एग्जांपल उसमें सिर्फ उन्होंने ये मेंशन किया होगा कि बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, हमें मास्टर्स डिग्री चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकती हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
ओके, तो थैंक यू आपने सर। परेशान नहीं होना। थैंक यू। जी, तो ये डिचकू नाम जो है ना, ये कहाँ से लिया आपने? सर ये मेरे फादर ने रखा था। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन क्लासेस में आपने डिचकू नहीं रखना। जो आपका असल नाम है ना, मेरे ख्याल से आपका असल नाम इकरा है, तो इकरा ही रखिएगा। ओके सर। अच्छा जी, पीबीजी आपका हैंड खड़ा है, हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। कल शाम 7 बजे मैं फिर सेशन रखूंगा, आप अपनी दोस्तों को बताइएगा। देखो, कल मैं शाम 7 बजे सेशन रखूंगा, उसमें पीपीएससी का दोबारा बताऊंगा, एक डेमो क्लास भी दूंगा। अब आप लोगों को खुद भी नहीं पता कि पीपीएससी क्या चीज है, ठीक है? थो, थोड़ा सा पूछ रहे सारे बच्चे। मुझे समझ नहीं आ रही मारिया शमीम आपकी, ये चैट के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। अच्छा, आप लोग कल अपनी दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिएगा, कल सेम यही लिंक होगा, सारी चीजें सेम यही होंगी, ठीक है? अपनी दोस्तों के साथ लिंक शेयर कीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। और पीपीएससी का किसी को नहीं पता। आप सब लोग अपनी जिंदगी के ये गोल्डन ईयर जो हैं इस चक्कर में वेस्ट कर देते हैं कि पीपीएससी सिर्फ एक सीट का नाम है और हम सिर्फ एक सीट में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी पोस्ट आती हैं जिसमें लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, वो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, लड़कों के लिए अच्छी पोस्ट होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बॉटनी, जोलॉजी नहीं है, हम अप्लाई नहीं करते और हमारा चांस जाया चला जाता है, यानी उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं। अगर तो आप लोग वाकई एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपने ना जनरल सीट छोड़नी है ना प्रोफेशनल सीट छोड़नी है। और जो लोग मेरे पास रजिस्टर हो चुकी हैं उन लोगों को मैं कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा कि वो भी निमरा की तरह एक ही टेस्ट दें और उसको क्लियर करें और जॉब के ऊपर लग जाएं। जी फरीहा। जी फरीहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे यही पूछना था कि लास्ट लेक्चर का एक टॉपिक है उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो वो आपको जब मैंने क्लासेस पढ़ानी है ना उसमें मैं दोबारा बता दूंगा। जब आपने पूछा था ना तब भी मैं क्लास में था, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं था कर सका, तो तब भी मेरी चलिए क्लास हो रही ठीक है थी, सर। ठीक है? ओके सर। तब भी मैं क्लास में था। कोई और क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें। थैंक यू सो मच सर। प्रोफेशनल डिग्री कौन सी? नहल, नहल प्रोफेशनल डिग्री कौन सी? नहल ये नहल है, काइंडली बोल के बता दें। बोलेंगे ना तो सबको आपके पता चलेगा क्वेश्चंस का, आपको मतलब सबको पता चलेगा क्वेश्चंस का। नहीं जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जो प्रोफेशनल डिग्री लाइक पब्लिक हेल्थ है, एपिडेमियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है? अब बहुत सारे जो है हम लोगों ने जॉब्स में अगर अप्लाई करना तो सब कहते हैं कि जी बीएड की रिक्वायरमेंट होती है काफी जगह नहीं पे, होती, जिस तरह से आपने नहीं बताया कि होती, जनरल भी होते हैं और वो दूसरी फॉर्म में भी नहीं जो नहीं, है हमारे पास स्पेसिफिक में भी आता है। नहीं नहीं, बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो तो सर बीएड कहीं नहीं इसको चाहिए, करने का कोई फायदा होगा प्रोफेशनल नहीं डिग्री जिसने होगा। कर लिया, लाइक जिन्होंने आप एमफिल ना कर लिया करना, हुआ है? प्रोफेशनल डिग्री वाला बेवकूफी करेगा। बीएड सिर्फ बेसिक साइंस वालों को करना चाहिए, बेसिक साइंस के अलावा बीएड का कोई काम नहीं है। जी ठीक होगा हाँ जी, बीएड आपका कहीं काम नहीं आना। सर, क्योंकि प्रोफेशनल डिग्री सब कर रहे हैं तो मेरे साथ काफी लोग थे वो कहते बीएड करना है, तो मैंने कहा पहले मैं पूछ लूं कि ये क्या सही भी है, ये ना हो मैं फीस जमा करवा कर बैठी हूँ बाद में पता चले ये ठीक ही नहीं है। नहीं नहीं, आप एजुकेटर्स में अप्लाई नहीं कर सकती तो आपका बीएड किस काम में आएगा? सही। आप बीएड की जगह अगर आपने कोई डिग्री करनी है एक्स्ट्रा तो आप एमबीए कर लो। जी सही होगा सर।
या अगर आप MBA नहीं कर सकती तो आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से MPA कर लो, मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके काम आएगी। MPA MPA ठीक हो गया। तो इसका आगे क्या बेनिफिट होगा अगर ये करी जाए तो? असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट आती हैं जिसके अंदर MPA और MBA मांगा होता है। PPSC में बहुत से डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की पोस्ट आती हैं 17वें ग्रेड की, 17th ग्रेड की, जिसमें MPA और MBA मांगा होता है। तो B.Ed का तो कोई फायदा नहीं है। अगर डिग्री करनी है तो फिर MPA या MBA करो। जी सर, सही हो गया। एक्सक्यूज मी सर। जी मारिया। जज़ाक सर पहले तो ये कि सर आपने कहा कि MPA या MBA कर लो। सर अगर किसी ने MPhil किया हुआ है या पहले से उसकी मास्टर डिग्री है तो सर उसके ऊपर तो कोई इशू नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने सोचा था कि मैं MPhil करने के बाद कोई और डिग्री करूं मास्टर्स में, तो बाज़ लोगों ने कहा था कि इससे फिर ये इफेक्ट पड़ेगा कि होपफुली आपकी MPhil की डिग्री जो है वो कैंसिल हो जाए। देखो आपकी MPhil है किसमें? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में है। जी। MBA करने से आपकी MPhil को कुछ नहीं होगा। मेरा और एक MPA दोस्त है, उसके चचा जान एक सीड कंपनी के फाउंडर हैं। वो सीड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने PhD करने के बाद PBG में PhD करने के बाद MBA किया था। MBA किया था PhD करने के बाद, कुछ नहीं था हुआ। तो सर यानी कि वो दोनों डिग्रीज काउंट हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और सर ये MPA भी कर सकते हैं? MPA भी करना तो कर लें, लेकिन MPhil के बाद मैं MBA का आपको सजेशन दूंगा। लेकिन आप जो आपने MBA के ऊपर टाइम वेस्ट करना है वो आप GK का सेशन लो 2 माह का, और आप 2 माह के अंदर तैयारी करके जनरल सीट पे वैसे लग जाओ, बजाय कि आप डिग्री के ऊपर 2 साल लगाओ। आप 2 माह से 3 माह GK के ऊपर लगाओ और अच्छी तरह तैयारी करो, और तैयारी करके आप पोजीशन पे लग जाओ। और सर मैंने ना एक और भी बात कहनी थी कि सर ये सेशन में ना जैसे सीट से रिलेटेड या चांसेस से रिलेटेड सर एक ही क्वेश्चन को बार बार डिफरेंट तरीके से पूछ रहे हैं पूरा पिछले पूरे आधे घंटे में ना 5 से 6 बार पोजीशंस के ऊपर या जो चांसेस के ऊपर तकरीबन 9 सवाल आए हैं। सर काइंडली इनको कहें कि इस तरह से अवॉइड क्या करें, ऐसे सर टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए असल में ये होता है कि कुछ लोग ना लेट ज्वाइन करते हैं, या कुछ लोग जो हैं वो कहीं बिजी होते हैं, तो जब उनकी बारी आती है इसलिए फिर वो दोबारा पूछते हैं। तो हर बंदे का अपना अपना एंगल होता है पूछने का, वो फिर अपने अपने एंगल से पूछ रहा होता है। जो सर फिर इस तरह से एजुकेटर्स है, क्लास का टाइम जो है सर वो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अब जैसे अगर बिल्कुल। किसी ने कोई और क्लास लेनी हो तो वो भी निकल जाती है। जैसे मेरी टीचर के साथ मीटिंग थी, फिर मेरी वो मिस हो गई। मुझे लगा कि शायद कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा, मैंने यही क्लास ज्वाइन की और मेरी टीचर के साथ वो मीटिंग मेरी मिस हो गई। चलें कल जो है ना शाम 7 बजे दोबारा होगी क्लास, तो इंशाल्लाह कल मैं इस चीज का ख्याल रखूंगा कि एक दफा ही डिटेल से बता दूं, ठीक है? जी थैंक यू सर। तो उसको जो है वो देखते हैं। 1 मिनट हसन वसीम। से मैं यहाँ ये बात कहूंगी कि आपके रिपीट करने से काफी बेनिफिट हो रहता है। बाज़ औक़ात वो चीज अगर नहीं पता चल रही होती तो वो दोबारा से अगेन पता चल जाता है। हालांकि सुन रहे होते हैं लेकिन समझ आनी मतलब चीज की अच्छे से समझ आ जाती है। वो भी उनकी बात भी ठीक है कि उनका जरा टाइम मतलब थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन समझ चीजें आ जाती हैं। इस तरह से बेनिफिट हो रहता है काफी।
नहीं देखिए, मतलब अगर एक को नहीं समझ आ रही है तो वो पर्सनली मैसेज करके भी तो दोबारा पूछ सकता है, लाजमी तो नहीं इधर ही इतना जी ज्यादा ये टाइम जो लग जाता है। जी मारिया बोलें आप, फिर मैं बोलता हूँ। सर मैंने कहा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो जैसे मुझे भी, अब मैं ये जो आपने मुझे सेशन के बारे में बताया है मैंने नोट किया है, तो मैं इसको पढ़ूंगी, मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं आपसे फिर पर्सनली भी तो पूछ सकती हूँ। तो ऐसे अगर मैं यही इसी सेशन में ही दोबारा दोबारा पूछती रहूंगी तो सर फिर ऐसे दूसरों का भी तो टाइम वेस्ट होगा। चलें, जो होना था वो हो गया, तो मारिया इंशाल्लाह जो है ना वो ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। सोनिया मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन था वालेकुम कि सलाम। लेक्चरार्स की जो है ना इतने टाइम के बाद जो है वो जॉब आती है, और सेकंड जो है हमें अपने सब्जेक्ट में कितनी परफेक्शन होनी चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। जीके तो हम आपके साथ सेक्शन लेके कंप्लीट कर लेंगे, और इसका यानी मुझे थोड़ा सा आइडिया देते। ये डिपेंड करता है हर सब्जेक्ट का। जिस तरह लेक्चर ज्योग्राफी का जो मेरिट है वो 41 तक गया है, यानी रिटन में जिसके 41 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे उसका मेरिट बन गया है। जो लेक्चरर होम इकोनॉमिक्स था उसका मेरिट 40 तक था। जो लेक्चरर केमिस्ट्री था उसका तकरीबन होगा तकरीबन 46-47 का 46-47 का होगा लेक्चर केमिस्ट्री का। इसी तरह ही हर सब्जेक्ट का किसी का 60 भी हो सकता है, किसी का 70 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये हर सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कितने कितने नंबर ले रहे हैं। जब लोगों के टेस्ट गंदे हो रहे हैं, जब टेस्ट बहुत मुश्किल आ जाता है, किसी को नहीं आता होता, तो फिर मेरिट खुद ब खुद लो हो जाता है। तो मेरिट खुद ब खुद लो हो जाता है जब किसी को टेस्ट ना आता हो। और सर ये लेक्चरर की मैक्सिमम कितने ईयर के बाद आती है, 1 ईयर ये के बाद 2 या? से 3 साल बाद, 2 से 3 साल बाद। सर ये भी रिसेंटली जो है आई हुई है ना, तो इसके बाद अब कब आएंगे, 4 ईयर के 3 ईयर्स के बाद? 2020 में आई थी, ठीक है, 2020 में आई थी, अब 2022 में आनी है। जी सर। एक्सक्यूज मी सर, जो 2020 में आई थी सीट्स तो उनके बारे में तो कुछ था ना कि कुछ पेपर कैंसिल हो गए थे, जैसे केमिस्ट्री का पेपर कैंसिल हुआ था, एक एजुकेशन का पेपर, मैथ का पेपर कैंसिल हो गए थे। तो जी बिल्कुल, उनकी फिजिक्स का भी। सर वो अब दोबारा उनकी जो डेट है वो रिसेंटली अनाउंस होगी या 2022 में ही अनाउंस होगी? नहीं नहीं, अभी रिसेंट ही होगी। एक्सपेक्टेड डेट है कितने मंथ में हो जाएगी? ये नवंबर तक हो जाएंगे। यानी कि टेस्ट नवंबर में होगा? अक्टूबर में हो जाएगा। ओके ठीक है सर। अच्छा जी, अब मैं क्लास को एंड करने लगा हूँ। कल शाम 7 बजे जो है मीटिंग दोबारा होगी। आप लोग अपने दोस्तों को बताइएगा, अपनी क्लास फेलोज को, क्योंकि बहुत से लोगों को देखो, सेशन ज्वाइन करना या ना करना एक अलग चीज है। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप लाजमी सेशन ज्वाइन करो, लेकिन कम से कम आपको पीपीएससी का तो पता हो कि पीपीएससी क्या चीज है। यानी आप लोगों को ये नहीं आइडिया कि पीपीएससी किस बला का नाम है, ठीक है। तो पीपीएससी एक डिपार्टमेंट का नाम है, वो कौन कौन से टेस्ट लेता है वो आपके दोस्तों को भी क्लियर होना चाहिए। यानी आपके जो दोस्त है ना, वो उनको थोड़ी सी डायरेक्शन मिल जाएगी कि पीपीएससी जो है वो डिफरेंट टेस्ट लेता है, ठीक है, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिस तरह आज के सर आप नोट्स शेयर कर दें, आप मिस निमरा से नोट्स लेके हमें दे दें, कोई बंदा क्यों नोट्स दे किसी को, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 0.25 से लोग रह जाते हैं। जो मेरिट होता है ना वो 0.25 से जो है वो फर्क होता है, ठीक है। इस 0.25 में भी बहुत से लोग होते हैं। तो ये कंपटीशन का एग्जाम है, तो इसमें नोट्स या लेक्चर्स
देने का सवाब नहीं होता, बल्कि वो आपका नुकसान होता है। जो पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस है, इसमें नोट्स देने का मतलब है अपना नुकसान, अपना जाती नुकसान, ठीक है। तो इन एग्जाम्स में इतना कंपटीशन होता है, ये कंपटीशन का लेवल है कि 0.25 मार्क्स में कोई 20-20, 25-25 लोग होते हैं, ठीक है। तो 0.25 मार्क्स से भी मेरिट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है, इतना टफ कंपटीशन होता है। ये कोई इतना इजी काम नहीं है। सिर्फ इसमें ये है कि अगर 2 से 3 माह टिक के लगा दिए जाएं तो वो आपके अच्छे साबित हो जाते हैं और वो आप तैयारी हो जाती है पक्की, ठीक है। तो आज के सेशन को मैं एंड करता हूँ। कल शाम 7 बजे मुलाकात होगी, जो ज्वाइन करना चाहेगा वो कर सकता है, बाकी अपने दोस्तों से जो है वो बात कर लीजिएगा, ठीक है, कि पीपीएससी के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मलिक जिया साहब, बहुत सी पोस्ट आती हैं जिसमें 35 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एजुकेटर्स की 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि आप किस स्केल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, तो अभी मुझे काइंडली बता दें कि आप किस स्केल के ऊपर जॉब कर रहे हैं, कौन सा बीपीएस है आपका। चलें जी, ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज, टाइम काफी हो गया।